हेलो एवरीवन भाई, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बार रोशन पे। हम लोग पढ़ रहे हैं टॉप 200 मोस्ट रिपीटेड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, यानी कि जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके जो एग्जाम्स होने वाले हैं अभी, CHSL का एग्जाम खास करके होने वाला है, तो उससे पहले आप इस वीडियो को ज़रूर देख के जाना। इसकी जो क्लास 1 है वो ऑलरेडी मैं ले चुका हूँ। क्लास 1 आप देख लेना जाके, इस वीडियो के नीचे मैं लिंक भी दे दूंगा क्लास 1 का, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से जाके आप क्लास 1 देख लेना। अदरवाइज आप क्या करोगे, प्लेलिस्ट में जाओगे, वहाँ पर आपको CHSL 2024 के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगा। उस प्लेलिस्ट में आपको इसका जो पार्ट 1 है वो आपको मिल जाएगा, या फिर डायरेक्ट वीडियोस में जाना है, यार इतनी मेहनत क्यों करनी है, वीडियोस में जाना, डायरेक्ट आपको इसका जो पार्ट 1 है वो मिल जाएगा। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट 2। ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं मिसैंथ्रोप। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिसैंथ्रोप? मिसैंथ्रोप का क्या मतलब होता है भाई? देखो, मिसैंथ्रोप दो वर्ड से मिलकर बना है, जो कि मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था। एक मेसेन, मेसेन का मतलब होता है टू हेट, एक रूट है, ठीक है, टू हेट। और एंथ्रोपॉस का मतलब होता है मानव। एंथ्रोपॉस का मतलब क्या होता है? ह्यूमन। ठीक है, अब आपको पता चल गया कि दो वर्ड्स को जोड़ा है यहाँ पर, एक मेसेन और एक एंथ्रोपॉस। तो मिसेंथ्रोप का मतलब क्या हुआ? अ पर्सन हु हेट्स एंड अवॉइड्स अदर पीपल, जो मानव यानी कि दूसरे इंसानों को पसंद ना करता हो, मतलब दूसरे इंसानों को अवॉइड करता हो या पसंद ना करता हो। मेसेन का मतलब टू हेट और एंथ्रोपॉस का मतलब मानव। तो इसका मीनिंग क्या है? अ पर्सन हु हेट्स एंड अवॉइड्स अदर पीपल। एग्जाम्पल लंबा चौड़ा है, पढ़ सकते हो। ठीक है, आफ्टर ईयर्स ऑफ डिसअपॉइंटमेंट एंड बिट्रेयल, मतलब कई वर्षों तक निराश होने के बाद और धोखा खाने के बाद, जैक बिकेम अ मिसेंथ्रोप, मतलब कई वर्षों तक बेचारा जो जैक है ना, उसे लोगों से निराशा मिली। जिसके पास वो जाया करता था उम्मीद में, उनसे क्या मिली? निराशा मिली। और इसके अलावा उसे धोखा मिला, बिट्रेयल का मतलब धोखा मिला, तो वो क्या बन गया? मिसेंथ्रोप बन गया, मतलब उसको इंसानों से नफरत सी हो गई, वो मिसेंथ्रोप बन गया। ठीक है, प्रेफरिंग द कंपनी ऑफ हिज बुक्स एंड सॉलिट्यूड, मतलब उसने उसने अपनी चारों तरफ क्या लगा लिया? बुक्स का जमावड़ा, यानी कि बुक से अपने आप को घेर लिया। एंड ये तो हो गया सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड का मतलब होता है एकांत। भैया ये सारे वर्ड्स याद किया करो, है ना, अपने आप को ज्यादा हीरो मत समझा करो। ये सारे वर्ड्स याद किया करो, जितने भी वर्ड्स यहाँ पर आते हैं। उसने अपने आप को एकांत में रख दिया भैया। ओवर एंगेजिंग विद पीपल हुम ही बिलीव्ड वर इनहेरेंटली सेल्फिश एंड अनट्रस्टवर्दी, मतलब लोगों की बजाय उसने अपने आप को किताबों से घेर लिया और एकांत में चला गया, क्योंकि उसका मानना था कि लोग जो है ना बड़े ही सेल्फिश किस्म के होते हैं और अनट्रस्टवर्दी होते हैं, यानी कि विश्वास के लायक नहीं होते हैं। समझ में आ गया मिसेंथ्रोप? अगला वर्ड आज का है नोस्टैल्जिया। बहुत ही सुना सुना ऐसा वर्ड आपने देखा, ये मतलब आपने पढ़ा होगा पहले भी। नोस्टैल्जिया क्या होता है? जैसे आप बचपन की बात याद करते हो कि यार वो दिन था, स्कूल से भागे भागे आते थे, है ना, और टीवी ऑन कर दिया करते थे, टीवी के ऊपर कार्टून्स देखा करते थे, निंजा थोड़ी या फिर डोरेमोन देखा करते थे खाते खाते, है ना। उसके बाद में फिर थोड़ा बहुत खेला करते थे दोस्तों के साथ में। तो वो एक दिन हुआ करता था। तो जब आप पास्ट की यादों में खो जाते हो, पास्ट की बातों को लेकर आप थोड़े सेंटिमेंटल हो जाते हो, तो उसी को बोलते हैं नोस्टैल्जिया। क्या बोलते हैं? नोस्टैल्जिया। सेंटिमेंटल लॉन्गिंग, लॉन्गिंग का मतलब इच्छा, मतलब जब आपको ना अचानक से इच्छा होने लगती है कि काश यार फिर से वैसा कर पाते, काश फिर से वो दिन आ पाते, आपके अंदर इच्छा पैदा होती है। किस चीज़ को लेकर? फॉर अ पीरियड इन द पास्ट, पास्ट के किसी पीरियड को लेकर, है ना। जैसे सारी पास्ट की चीज़ें हैं, हम लोग रॉकेट बना के उड़ाते थे, है ना। ये वाला वीडियो गेम आपने देखा होगा, पता नहीं आपने खेला कि नहीं खेला, मैंने तो खेला था। ये वाला वीडियो गेम जो आता था उस समय, ब्रिक्स वाला आता था, है ना। नोस्टैल्जिया। वेन एवर सारा विजिटेड हर चाइल्डहुड होम टाउन, जब भी अपने बचपन के होम टाउन में वो जाती थी, शी वॉज ओवरवेल्म्ड विद नोस्टैल्जिया, तो नोस्टैल्जिया से भर जाती थी वो। मतलब जैसे आप अपने गांव जाते हो तो देखकर आपको पुरानी बातें याद आती है ना, तो उन पुरानी बातों का याद आने को ही नोस्टैल्जिया कहा जाता है। ठीक है, एज शी वॉक डाउन फेमिलियर स्ट्रीट्स एंड रेमिनाइज्ड, देखो ये बहुत अच्छा वर्ड है। रेमिनिस्ट का मतलब होता है टू रिमाइंड, रेमिनिस्ट का मतलब क्या होता है? टू रिमेंबर, रिमेंबर कह लो, रिमेंबर। ठीक है, रेमिनिस्ट अबाउट द केयर फ्री डेज स्पेंट विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, मतलब वो चीज़ें, वो जो सड़कें गलियां, वो सारी चीज़ें उसको क्या करती थी? रिमाइंड कराती थी। रिमेंबर कह लो या फिर कह लो रिमाइंड, उसको क्या कराती थी? याद कराती थी उसके बचपन के दिनों की। ठीक है, नोस्टैल्जिया होता है। अगला वर्ड है हमारा एम्फीबियंस। एम्फीबियंस क्या होता है? पढ़ा होगा आपने, इजी वर्ड है, एग्जाम में कई बार आ चुका है। एम्फीबियन का मतलब होता है ऐसे एनिमल्स जो कि आपका ज़मीन पर और पानी में दोनों ही जगह पर रह सकते हैं। ज़मीन पर भी रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने ये रहा, मेंढक ज़मीन पे भी रहता है और पानी में भी इजिली ये रहता है। ठीक है, और आप मुझे बताओगे, अच्छा एग्जाम्पल तो आप पढ़ लेना। ठीक है, द पॉन्ड वाज टीमिंग विद, टीमिंग विद का मतलब होता है भरा हुआ। देखो कहीं ना कहीं से सारी अच्छी चीज़ें आपको मिलेंगी ही मिलेंगी, तो इसलिए एग्जाम्पल पढ़ना भी ज़रूरी होता है। द पॉन्ड वॉज टीमिंग विद एम्फीबियंस, जो पूरा पॉन्ड है वो एम्फीबियन से भरा हुआ था। ड्यूरिंग द स्प्रिंग, मतलब स्प्रिंग के मौसम के दौरान भरा रहता था। विद फ्रॉग्स क्रॉकिंग एंड tadpoles swimming among the water lilies, showcasing the diverse life cycle of these fascinating creatures.
ठीक है, अब आपको बताना है, ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको। ऐसे जानवर जो केवल और केवल पानी में रहते हैं उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं एक्वाटिक। एक्वाटिक एनिमल्स बोलते हैं उनको, जो केवल पानी में रहते हैं, जमीन पर नहीं रहते हैं, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं? एक्वाटिक। क्या बोलते हैं? एक्वाटिक। एक होता है, देखो एक्वाटिक पता लग गया, एक्वाटिक जो केवल पानी में रहते हैं, जो केवल पानी में रहने वाले, पानी में रहने वाले, ठीक है। आर्बोरियल कौन होते हैं भाई? आर्बोरियल कौन होते हैं? पेड़ पे रहने वाले, पेड़ पर रहने वाले, ठीक है। और जमीन पे जो केवल रहते हैं, जो केवल, देखो केवल पानी पे हो गया एक्वाटिक, पेड़ पर हो गया आर्बोरियल, और केवल जमीन पर को क्या बोलते हैं? टेरेस्ट्रियल। क्या बोलते हैं? टेरेस्ट्रियल बोलते हैं। और जो दोनों पर रहे, पानी में और जमीन पर, उनको क्या बोलते हैं? एम्फीबियंस। क्या बोलते हैं? एम्फीबियंस, ठीक है। उसके बाद है ऑटोबायोग्राफी। किस किस से बना है? एक आपका इसके अंदर जो क्या बोलते हैं, रूट है, वो क्या है? ऑटोज। ऑटोज का मतलब होता है सेल्फ, ठीक है। एक है इसके अंदर बायोस, जो आपका रूट है, बायोस का मतलब होता है लाइफ, ठीक है। और एक आपको पता है ग्राफियन। ग्राफियन का मतलब क्या होता है? टू राइट, ऐसी कुछ होता है ग्राफियन, टू राइट। अब आप इससे पूरा मीनिंग निकाल सकते हो, देखो, ऑटोज बायोस ग्राफियन, यानी कि ऑटो बायोग्राफी, यानी कि खुद से, सेल्फ का मतलब खुद से, जीवन, बायोस का मतलब लाइफ, ग्राफियन यानी कि लिखना, खुद से अपना जीवन लिखना, इसका मतलब खुद से अपने जीवन की कहानी लिखना, मतलब अपनी जीवनी लिखना, अपनी जिंदगी की कहानी खुद से लिखना, उसको हम बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। जैसे कि बराक ओबामा की जो ऑटोबायोग्राफी है वो क्या है? ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है। ये है कि नहीं पता नहीं, पिक्चर लगा हुआ है, ये है कि नहीं मुझे कंफर्म नहीं है, आप एक बार चेक कर लेना भाई, ठीक है। द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, उसके खुद के द्वारा। अगर मैं बोलूँ कि द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय समवन एल्स, रिटन बाय समवन एल्स, तो उसका आंसर हो जाता है बायोग्राफी, ऑटोज हट जाएगा उसमें से, ठीक है। बायोग्राफी, बायोग्राफी का मतलब होता है रिटन बाय अनदर पर्सन। रिटन मतलब ये भी जीवनी होती है, लेकिन रिटन बाय अनदर पर्सन, क्योंकि देखो इसमें से ऑटोस हट गया ना, यानी कि सेल्फ हट गया, रिटन बाय अनदर पर्सन, तो उसको बोलते हैं बायोग्राफी। क्या बोलते हैं? बायोग्राफी। माया एंजेलस ऑटोबायोग्राफी, माया एंजेलस की ऑटोबायोग्राफी, आई नो व्हाई द केज्ड बर्ड सिंग्स, ये उसकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है भाई, ठीक है। क्रॉनिकल्स अर्ली ईयर्स ग्रोइंग अप इन द सेग्रीगेटेड साउथ, मतलब इसमें हमें बताया जाता है समय के हिसाब से कि उनका जो बचपन था, ठीक है, लिखा है ना, हर अर्ली ईयर्स, यानी कि उनका बचपन किस तरीके से उनका बचपन बीता, ठीक है, इन द सेग्रीगेटेड। सेग्रीगेटेड का मतलब क्या होता है? अलग थलग। सेग्रीगेटेड का मतलब क्या होता है? अलग थलग, ठीक है, जो सेपरेट होता है। साउथ ऑफरिंग पावरफुल इंसाइट्स इनटू हर स्ट्रगल्स विद रेसिज्म, मतलब उन्होंने अपने बचपन में कितना स्ट्रगल किया रेसिज्म को लेकर, अपनी आइडेंटिटी को लेकर और अपने रेजिलियंस को लेकर, ठीक है, इन सारी चीज़ों को लेकर, उनके रेजिलियंस को लेकर, ये सारी चीज़ें हमें उनकी ऑटोबायोग्राफी में जानने को मिलती है, ठीक है। आसान वर्ड है कैनिबल, आसान वर्ड है। अ पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, जो मानव का मांस खाता है, कैनिबल जो इंसानों को खाता है, ठीक है। द आइलैंड्स इंडिजिनस ट्राइब, इंडिजिनस का मतलब क्या होता है? मूलभूत। इंडिजिनस का मतलब क्या होता है? मूलभूत, या जिनकी उत्पत्ति वहीं से हुई है, इंडिजिनस, ठीक है। ट्राइब यानी कि जो जाति या प्रजाति है। वॉज र्यूमर्ड मतलब इस आइलैंड की जो मूलभूत प्रजाति है उनके बारे में ऐसी अफवाह है, टू बी कैनिबल्स, की वो क्या है भैया? नरभक्षी हैं। कैनिबल यानी कि कह सकते हो नरभक्षी, क्या बोल सकते हो? नरभक्षी, कि वो क्या है? नरभक्षी हैं, ठीक है। ऑल्दो देयर वॉज लिटल एविडेंस टू सपोर्ट, लेकिन अगर हम एविडेंस की बात करें तो ना के बराबर एविडेंस मिला इस बारे में, सपोर्ट द क्लेम, इस क्लेम को सपोर्ट करने के लिए, लीडिंग टू ऑनगोइंग स्पेकुलेशन एंड फियर अमंग आउटसाइडर्स, लोगों के बीच में क्या है? डर है हालांकि, लेकिन इसका सबूत ना के बराबर है। शॉफर का मतलब क्या होता है? एक प्राइवेट जो आपका ड्राइवर होता है। अ पर्सन एम्प्लॉयड टू ड्राइव अ प्राइवेट और हायर्ड कार, किसी प्राइवेट कार, ठीक है, या हायर्ड कार को चलाने वाला जो एक पर्सन होता है उसको क्या बोलते हैं? शॉफर। क्या बोलते हैं? शॉफर, जो कार को क्या करता है? ड्राइव करता है, खास करके कैसी कार? कोई प्राइवेट कार या हायर्ड कार, ठीक है। द वेल्दी बिजनेसमैन प्रीफर टू बी ड्रिवन अराउंड बाय हिज शॉफर, मतलब जो अमीर बिजनेसमैन है वो प्रेफर करता है कि गाड़ी खुद ना चलाए बल्कि ड्रिवन अराउंड, यानी कि उसको लेके जाया जा भैया किसके द्वारा? बाय हिज शॉफर, उसके ड्राइवर के द्वारा। अलाउइंग हिम टू फोकस ऑन हिज वर्क, ताकि वो अपने काम पे फोकस कर सके, एंड मीटिंग्स वाइल ट्रैवलिंग इन कंफर्ट एंड लग्जरी, कि ट्रैवल भी कर रहा है और साथ साथ में काम पर भी ध्यान दे रहा है, ठीक है। शॉफर, अच्छा शॉफर की स्पेलिंग याद करना, एग्जाम में आती है, ठीक है। लोन स्पेलिंग एग्जाम में आती है, एग्जाम में आ चुकी है, स्पेलिंग याद कर लेना इसकी। आगे बढ़ो। एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी का क्या मतलब है? ठीक है, जहाँ पर लॉगी आ गया, लॉगोस का मतलब क्या होता है? लॉगोस का मतलब होता है स्टडी या साइंस, स्टडी या साइंस, ठीक है। आ रहा है भाई समझ में?
द साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्म्स, वर्म्स यानी कि कीड़े, कीड़े मकोड़ों का जो अध्ययन होता है, ठीक है, एंड इंसेक्ट्स, वर्म्स एंड इंसेक्ट्स, वर्म्स एंड इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़ों का जो अध्ययन होता है, उनके बारे में जो साइंस होती है, उस साइंस को या उस अध्ययन को क्या बोलते हैं? एंटोमोलॉजी। क्या बोलते हैं? एंटोमोलॉजी, ठीक है। डॉक्टर स्मिथ डेडिकेटेड हिज करियर टू द फील्ड ऑफ एंटोमोलॉजी। डॉक्टर स्मिथ जो है उन्होंने अपनी लाइफ को एंटोमोलॉजी के प्रति समर्पित कर दिया, मतलब कीड़े मकोड़ों के विज्ञान को समझने में। कंडक्टिंग रिसर्च ऑन इंसेक्ट बायोडाइवर्सिटी, कीड़े मकोड़ों में जो बायोडाइवर्सिटी होती है यानी कि जो विविधता होती है उसको समझने में। एंड डेवलपिंग सस्टेनेबल पेस्ट मैनेजमेंट, कीड़े मकोड़ों की सुरक्षा करने के लिए भी उन्होंने मुहिम को चलाया। स्ट्रेटजीज बनाई टू प्रोटेक्ट एग्रीकल्चरल क्रॉप्स, ताकि जो फसलें हैं, फसलों के लिए भी कई सारे ऐसे कीड़े मकोड़े होते हैं जो जरूरी होते हैं, तो कीड़े मकोड़ों को बचाकर फसलों को बचाने का भी प्रयास उन्होंने किया, ऐसी स्ट्रेटजीज उन्होंने बनाई। एंटोमोलॉजी समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। आगे बढ़िए। इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट कह लो, एक और वर्ड बड़ा प्रचलित है इसके पीछे, बैंकरप्ट। इंसॉल्वेंट या बैंकरप्ट मतलब जिसके पास अपना कर्ज चुकाने के पैसे भी नहीं है, मतलब जो पूरी तरीके से क्या हो चुका है? दिवालिया, ठीक है। आई होप कि अभी तक जितने भी मैंने वन वर्ड्स पढ़ाए हैं वो आप सभी को पहले से पता होंगे, लेकिन मैं फिर से वही बात बोल रहा हूं कि ये क्लास उसकी नहीं है कि मोस्ट डिफिकल्ट वन वर्ड्स है ना, या मोस्ट अननोन वन वर्ड्स जो आप जानते नहीं हो या जो बहुत डिफिकल्ट है। ये क्लास ऐसे वन वर्ड्स की है जो सबसे ज्यादा रिपीट होते हैं एग्जाम में, जिनके रिपीट होने की संभावना ज्यादा होती है। तो लास्ट मोमेंट पे अगर आप ये 200 वन वर्ड्स देख के जा रहे हो तो हो सकता है कि इन्हीं में से आपके एग्जाम में रिपीट हो जाए। अगली जो मैं सीरीज चलाऊंगा ना वन वर्ड्स की, इडियम्स की, वो सीरीज क्या रहेगी ना, वो सीरीज रहेगी जो इंपॉर्टेंट, ये तो हो गया रिपीटेड, मोस्ट रिपीटेड, वो मैं कराऊंगा इंपॉर्टेंट और साथ में डिफिकल्ट, इंपॉर्टेंट और डिफिकल्ट, और उनके साथ में इनको भी मैं ऐड कर दूंगा, यानी कि वो बिल्कुल ए से लेकर जेड तक पूरा कराऊंगा, ठीक है। अभी टॉप 200 कर लो ताकि आपको कम से कम रिवाइज हो जाए फटाफट से। वन हु इज अनेबल टू पे डेट्स, डेट्स का मतलब क्या होता है? कर्ज, जो कर्ज चुकाने के काबिल नहीं है, ठीक है। आफ्टर ईयर्स ऑफ स्ट्रगलिंग विद माउंटिंग डेट्स, मतलब माउंटिंग डेट्स का मतलब लगातार बढ़ता हुआ, माउंटिंग का मतलब लगातार बढ़ता हुआ, मतलब इतना बढ़ रहा है कि पर्वत जैसा बन जा रहा है, उसको बोलते हैं माउंटिंग, यानी कि बढ़ता हुआ। एंड डिक्लाइनिंग रेवेन्यू, लगातार कर्ज बढ़ रहा है और रेवेन्यू यानी कि जो कमाई है वो घट रही है। द कंपनी वॉज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, तो कंपनी को भैया घोषित कर दिया गया दिवालिया। एंड फोर्स टू फाइल फॉर बैंक्रप्सी, और कंपनी को बोला गया कि भैया आप फाइल कर दो कि आप बैंक्रप्ट हो चुके हो, बैंक्रप्सी फाइल कर दो, मैंने बताया ना बैंक्रप्ट होता है। लीडिंग टू ले ऑफ्स एंड क्लोजर ऑफ इट्स ऑपरेशंस, ठीक है। लेप्टोमेनिया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लेप्टोमेनिया? इसका मतलब होता है पर्सन विद स्ट्रॉन्ग डिजायर टू स्टील, मतलब एक व्यक्ति, अच्छा अगर मेनियक बोलूं तो व्यक्ति है ना, लेकिन यहाँ पर केवल मैं डिजायर की बात कर रहा हूँ, अ स्ट्रॉन्ग डिजायर, यहाँ पर इसको हटाकर इसका जो सही आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? ये बनेगा, ये पर्सन हट जाएगा। अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू स्टील, मतलब कुछ लोगों में ना ऐसी अचानक से इच्छा पैदा होती है कि मतलब यार ना चाहते हुए भी ना कुछ चुराने की इच्छा पैदा होती है, तो वो जो इच्छा है, ठीक है, कि कुछ चुरा लूं मैं, उस इच्छा को, उस स्ट्रॉन्ग वाली फीलिंग को, डिजायर को कि कुछ चुरा लें, उस डिजायर को या फीलिंग को क्या बोला जाता है? क्लैप्टोमेनिया। और अगर मैं बोलूं क्लैप्टोमेनियक तो बन जाएगा पर्सन, क्या बन जाएगा? पर्सन। डिस्पाइट हैविंग नो फाइनेंशियल नीड और डिजायर फॉर द आइटम्स, मतलब ना किसी फाइनेंशियल नीड की आवश्यकता है ना किसी आइटम की आवश्यकता है, ठीक है। डिजायर फॉर द आइटम्स, आइटम्स मतलब चीजें, वस्तुएं, उनकी बात कर रहा हूं मैं। सारास क्लैप्टोमेनिया, सारा का जो क्लैप्टोमेनिया है, कंपेल्ड हर, मतलब क्लैप्टोमेनिया मतलब उसकी जो चुराने की जो तीव्र डिजायर उसके मन में अचानक से पैदा हो जाती है। उसे कोई दिक्कत नहीं है पैसा कौड़ी की, उसके पास सब कुछ है, लेकिन अंदर से पता नहीं उसको इच्छा होती है कि मतलब मैं चुराऊं कुछ, है ना। कंपेल्ड हर टू स्टील स्मॉल ट्रिंकलेट्स, जिसकी वजह से वो मजबूर हो जाती थी, ठीक है, छोटी छोटी चीजें चुराने के लिए। एंड एक्सेसरीज फ्रॉम स्टोर्स, लिविंग हर फीलिंग अशेम्ड एंड अनेबल टू कंट्रोल हर इम्पल्सेस, मतलब इससे उसको शर्मिंदगी का सामना भी करना पड़ता था, मतलब ना चाहते हुए भी चोरी करने की इच्छा, ठीक है। ओलिगार्की का क्या मतलब होता है? गवर्नमेंट और रूल बाय अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब एक ऐसी सरकार, ठीक है, या एक ऐसा शासन जिसमें एक छोटा सा ग्रुप होता है भैया, और उन्हीं लोगों के हाथ में पूरा का पूरा कंट्रोल होता है, पूरी की पूरी सरकार होती है, ठीक है। कुछ लोगों का ग्रुप होता है छोटा सा, उसको बोलते हैं ओलिगार्की। क्या बोलते हैं? ओलिगार्की, ठीक है। समझ में आ रहा है? आप मुझे कमेंट में बताओगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लूटोक्रेसी, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा रिपीट होता है कि प्लूटोक्रेसी का क्या मतलब होता है, ठीक है। समझ आ रहा है? डेमोक्रेसी का मतलब आप सबको पता है, आप मुझे प्लूटोक्रेसी का मतलब बताओगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लूटोक्रेसी, ठीक है, बता दोगे? एक काम करो, अभी पॉज करके प्लूटोक्रेसी की मीनिंग लिख दो, ठीक है। डिस्पाइट द कंट्रीज डेमोक्रेटिक फैकेड, ठीक है,
मैनी क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट इट इज इन रियलिटी रूल्ड बाय एन ओलिगार्की, मतलब कंपनी जो है ना दिखावा क्या करती है कि भैया डेमोक्रेसी हमारे देश में, यानी कि क्या है, लोकतंत्र है, क्या है, लोकतंत्र है, बट एक्चुअल में ऐसा लोग आर्ग्यू करते हैं कि भैया यहाँ पर तो ओलिगार्की है, मतलब जो पूरा कंट्रोल है, जो पूरी सरकार है वो केवल कुछ लोगों के हाथ में सिमट के रह गई है, और वेल्दी बिजनेसमैन टाइकून्स, जो कुछ अमीर लोग हैं ना उनके हाथ में पूरी सरकार है, मतलब एक छोटे से ग्रुप के हाथ में, तो उसको ओलिगार्की कहते हैं। हु विल सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल पावर, जिनके पास सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल पावर्स है बिहाइंड द सीन्स, इन्फ्लुएंसिंग पॉलिसीज, जो सरकार की सारी पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस यानी कि प्रभावित करते हैं, टू सर्व देयर ओन इंटरेस्ट, अपने खुद के फायदे के लिए सरकार की पॉलिसीज का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आए समझ में। ओमनीपोटेंट, ये पहले भी आ चुका है। ओमनीपोटेंट का मतलब होता है सर्वशक्तिशाली। ओमनीपोटेंट जिसके पास सारा पोटेंशियल है, ऐसे याद रखो, जिसके पास क्या है, सारा पोटेंशियल, यानी कि सारी क्षमता है, सारा पोटेंशियल है। ओमनीपोटेंट यानी कि जिसके पास सारी क्षमता, सारी शक्ति है, जिसको हम बोलते हैं सर्वशक्तिमान। वन हु इज ऑल पावरफुल, मैंने बताया था ना, एक होता है ओमनीपोटेंट, एक होता है ओमनीसेंट, बताया था, और एक होता है ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट का मतलब सर्वत्र, यानी कि जो हर जगह विद्यमान है, सर्वत्र विद्यमान, जो हर जगह मौजूद है, प्रेजेंट एवरीवेयर। ठीक है, और ओमनीसेंट का मतलब होता है सर्वज्ञाता, जिसको सब मालूम है, पूरे ब्रह्मांड का जिसके पास ज्ञान है उसको बोलते हैं ओमनीसेंट। देखो साइंटिस्ट लोग बड़े विद्वान होते हैं, तो साइंटिस्ट से याद रखना सेंट, सर्वज्ञाता, जिनको सब मालूम है, और पोटेंशियल से याद रखना पटेंट, यानी कि जिनके पास क्षमता है, जिनके पास शक्ति है सब कुछ करने की, और प्रेजेंट तो आपको पता ही है, जो हर जगह प्रेजेंट है, जो हर जगह क्या है, प्रेजेंट है। इन मैनी मोनोथिस्टिक रिलीजन्स, ठीक है, रिलीजन्स गॉड इज कंसिडर्ड, भगवान को माना जाता है। मोनोथिस्टिक क्या होता है, मोनोथिस्टिक क्या होता है, एक होता है एथियस्ट, बताया था मैंने, जो क्या होता है, नास्तिक होते हैं, एक होते हैं थियस्ट, जो आस्तिक होते हैं, एक होता है मोनोथिस्टिक। मोनो का मतलब क्या होता है, एक, मोनो का मतलब क्या होता है, एक, ध्यान रखना। जैसे आपने सुना होगा मोनोक्रोमेटिक, कोई चीज अगर मोनोक्रोमेटिक है इसका मतलब वो केवल एक कलर से बना है, किससे बना है, एक कलर से बना है, क्योंकि क्रोम का संबंध किससे होता है, कलर से होता है, समझ में आया। तो मोनो, इससे क्या समझे आप, मोनोथिस्टिक से क्या समझे, मतलब जिसमें केवल एक ईश्वर को माना जाता है, एक भगवान को माना जाता है, तो ऐसे धर्मों में भगवान को माना जाता है ओमनीपोटेंट, यानी कि सर्वशक्तिशाली माना जाता है। केपेबल ऑफ क्रिएटिंग एंड कंट्रोलिंग द यूनिवर्स, माना जाता है कि वो क्रिएट भी कर सकते हैं, कंट्रोल भी कर सकते हैं पूरे यूनिवर्स को, विद लिमिटलेस अथॉरिटी एंड पावर, उनके पास जो पावर है वो लिमिटलेस है, इसलिए वो क्या है, ओमनीपोटेंट। ठीक है। फिलैटलिस्ट, अ पर्सन हु कलेक्ट्स और स्टडीज स्टैम्प्स, यानी कि जो डाक के ऊपर टिकट्स लगी होती है ना, ठीक है, चिट्ठी के ऊपर या फिर एनवलप्स के ऊपर आपने देखा होगा जो डाक टिकट लगी होती है, जिसको बोलते हैं स्टैम्प, क्या बोलते हैं, स्टैम्प। तो कुछ लोग होते हैं जिनको पुराने पुराने स्टैम्प या अलग अलग देशों के स्टैम्प या अलग अलग समय के स्टैम्प जमा करने का शौक होता है, तो ऐसे लोगों को बोलते हैं फिलैटलिस्ट। क्या बोलते हैं, फिलैटलिस्ट। अ पर्सन हु कलेक्ट्स और स्टडीज स्टैम्प्स, या तो कलेक्ट करे या फिर उनके बारे में अध्ययन करे, उनके बारे में क्या करे, पढ़ाई करे। ठीक है, ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल आप देख लेना, मेन आपका वर्ड है, वर्ड आप याद कर लेना। ठीक है, फिलैटलिस्ट। उसके बाद है टी टॉटलर। टी टॉटलर का मतलब क्या होता है, जो किसी भी प्रकार का मादक पदार्थ, यानी कि किसी भी प्रकार का नशीला पदार्थ जैसे कि दारू बियर कुछ भी ना लेता हो, बिल्कुल दूर रहता हो उस चीज से, उसको बोलते हैं टी टॉटलर। अ पर्सन हु नेवर टेक्स एल्कोहलिक ड्रिंक्स, जो किसी भी प्रकार का एल्कोहलिक ड्रिंक नहीं पीता, नहीं लेता, उसको बोलते हैं टी टॉटलर। क्या बोलते हैं, टी टॉटलर। ठीक है, याद रखोगे। देखो याद करने की ट्रिक इसकी आप कैसे कर सकते हो, वैसे तो टी की स्पेलिंग टी ई ए होती है, चाय की मैं बात कर रहा हूँ टी ई ए, लेकिन यहाँ पर क्या है, टी। तो आप इसको ऐसे याद रखो कि भाई कोई तुम्हें शराब दे रहा है लेकिन तुम क्या बोल रहे हो, यार ये नहीं पीऊंगा, चाय पिला दे, टी, तो टी टॉटलर। तो टी टॉटलर से याद रहेगा कि भैया मैं शराब नहीं पीऊंगा। ठीक है। डिस्पाइट द फेस्टिव एटमॉस्फेयर, कि भैया त्योहार का मौसम था, है ना, त्योहार का समय था। एट द पार्टी मार्क रिमेंड अ टी टॉटलर, लेकिन मार्क जो था ना वो टी टॉटलर रहा, मतलब उसको लोग बोलते रहेगा कि यार त्योहार है पी ले, लेकिन मार्क ने नहीं पिया। ऐसे लोग होने चाहिए, नहीं पीते तो नहीं पीते। ऑप्टिंग फॉर स्पार्कलिंग वाटर इंस्टेड ऑफ द शैंपेन बीइंग सर्व्ड, मतलब उसने भैया स्पार्कलिंग वाटर नाम का ड्रिंक है वो पिया, किसकी बजाय, शैंपेन, क्योंकि लोग शैंपेन पी रहे थे लेकिन उसने शैंपेन नहीं पिया। बीइंग सर्व्ड, लोगों को शैंपेन दी जा रही थी लेकिन उसने नहीं पिया। एज ही हैड कमिटेड टू अ लाइफ ऑफ सोब्रिएटी, सोब्रिएटी ईयर्स अगो। देखो सोब्रिएटी का मतलब क्या होता है, सोब्रिएटी का मतलब क्या होता है, सोब्रिएटी का मतलब वही होता है कि उसने कसम खाई थी कि वो किसी भी प्रकार का नशा नहीं करेगा, किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहेगा, उसको बोलते हैं सोब्रिएटी, मतलब किसी भी प्रकार का नशा ना करना, सोब्रिएटी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सोब्रिएटी बहुत प्यारा वर्ड है, इसको याद कर लेना, सोब्रिएटी। ठीक है, किसी प्रकार का नशा ना करना, किसी प्रकार का नशा
या फिर स्पेशली कह सकते हो शराब। क्या कह सकते हो? शराब। ना पीना, ना करना या ना पीना। ठीक है, आगे बढ़िए। वर्सेटाइल आपको मालूम है, जो मल्टी टैलेंटेड लोग होते हैं, समवन हैविंग मैनी स्किल्स, जिसके पास बहुत सारे स्किल्स होते हैं। ठीक है, उसको हम बोलते हैं वर्सेटाइल। जैना इज अ वर्सेटाइल एम्प्लॉय, जैना एक वर्सेटाइल एम्प्लॉय है। ठीक है, एक्सेलिंग नॉट ओनली इन अ रोल एज अ ग्राफिक डिजाइनर, केवल ग्राफिक डिजाइनर के रोल में वो एक्सेल नहीं कर रही है, मतलब अच्छी भूमिका नहीं निभा रही है, बट ऑल्सो टेकिंग ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन मार्केटिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। मतलब ग्राफिक डिजाइनिंग के साथ साथ में मार्केटिंग का जो काम होता है भैया, वो भी वो कर लेती है। मतलब उसके पास बहुत सारे स्किल्स हैं, यानी कि वो क्या है? वर्सेटाइल है। क्या है वो? वर्सेटाइल। आपको ये भी याद होना चाहिए। अनार्किस्ट का मतलब क्या होता है? अराजकतावादी। अनार्किस्ट का मतलब क्या होता है? अराजकतावादी, यानी कि ऐसी विचारधारा को सपोर्ट करने वाला व्यक्ति जिस विचारधारा में ये कहा जाए कि कोई सरकार नहीं होनी चाहिए, कोई शासन नहीं होना चाहिए, देश में रहने का कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं होना चाहिए, जिसका जैसे मन करे वैसे रहो और लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ा दो। तो ऐसी व्यवस्था को बोला जाता है अराजकता। और जो अराजकता को सपोर्ट करे, देखो अराजकता को बोलते हैं एनार्की, अराजकता को क्या बोलते हैं? एनार्की। ठीक है, और जो इसको सपोर्ट करे उसको बोलते हैं एनार्किस्ट। क्या बोलते हैं? एनार्किस्ट। अ पर्सन हु बिलीव्स दैट लॉज एंड गवर्नमेंट्स आर नॉट नेसेसरी, लॉज है ये, लॉज, दैट लॉज एंड गवर्नमेंट्स, कि लॉज एंड गवर्नमेंट्स आर नॉट नेसेसरी। एक ऐसा व्यक्ति जो मानता हो कि भैया सरकार और कानून का तो कोई काम ही नहीं है। अ पर्सन हु बिलीव्स, या फिर अ पर्सन हु बिलीव्स इन और ट्राइज टू ब्रिंग अबाउट अ स्टेट ऑफ लॉलेसनेस, जो चाहता हो कि देश में क्या आ जाए? लॉलेसनेस, यानी कि देश जो हो ना वो लॉ से विहीन हो जाए, कानून से विहीन, यानी कि देश में कोई कानून ना हो। ठीक है, एमा गोल्डमैन वॉज अ वेल नोन एनार्किस्ट, ये कोई व्यक्ति है, देख लेना आप गूगल करके कौन है ये। ठीक है, वो एक वेल नोन एनार्किस्ट थे, हु पैशनेटली आर्ग्यूड फॉर अ सोसाइटी फ्री फ्रॉम गवर्नमेंट कंट्रोल। उन्होंने ये करने की कोशिश की, एक ऐसी सोसाइटी बनाने की जो गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर रहे, वेयर इंडिविजुअल्स कुड लिव कोऑपरेटिवली, जहां पर सारे के सारे जो लोग हैं एक दूसरे के सहयोग से रह सके, एंड हारमोनियसली, और शांति से रह सके, विदाउट इम्पोज्ड अथॉरिटी। इम्पोज्ड का मतलब क्या होता है? थोपा हुआ, जबरदस्ती थोप देते हैं ना, उसको बोलते हैं। हारमोनियसली का मतलब क्या होता है? शांति से। ठीक है, हारमनी आपके एग्जाम में कई बार आ चुका है। हार्मनी, हार्मनी का मतलब क्या होता है? शांति, पीस, तालमेल। अगला वर्ड है आज का कैलीग्राफी। कैलीग्राफी का मतलब क्या होता है? ये दो शब्दों से मिलकर बना भैया। एक होता है आपका कैलॉस, कैलॉस का मतलब होता है सुंदर, ठीक है, ब्यूटीफुल जिसको हम बोलते हैं। और एक वही आपको मैंने बताया ग्राफियन, ग्राफियन का मतलब होता है टू राइट। ठीक है, तो समझ गए। कैलीग्राफी, कैलीग्राफी का मतलब सुंदर लिखना या सुंदर लेख, ऐसे लिखते हैं ना, देखो लिखा है ना, दिखा बना बना के ऐसे लिखा जाता है। हालांकि मुझे तो आता नहीं, मैं बस आपको बताने के लिए बता रहा हूँ। इसको बोलते हैं, ये जो सुंदर सुंदर लिखते हैं ना, जैसे मैंने अपना नाम लिखा, हालांकि मैंने ठीक नहीं लिखा, मैंने तो बहुत भद्दा लिख दिया, लेकिन इस लेख को या इस लिखने की कला को, स्किल को क्या बोलते हैं? कैलीग्राफी। द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग का जो आर्ट है उसको बोलते हैं कैलीग्राफी। इन दोनों शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, इसी से मिलकर बना है कैकोफोनी। क्या बना है? कैकोफोनी, सुना है आपने? कैकोफोनी भी देखो, कैको इसी से बना है, कैकोस से। ठीक है, समझ में आ रहा है? कैलोस से बना है कैको, और फोनी, फोन का मतलब क्या होता है? साउंड। फोन का मतलब क्या होता है? साउंड, ध्यान रखना। फोन या फोन, फोन या फोन, इसका मतलब होता है साउंड। तो कैकोफोनी का मतलब क्या होता है? एक बेकार साउंड, एक बुरा साउंड। कैकोफोनी का मतलब अ बैड साउंड, एक बुरा साउंड, या फिर कह सकते हो इरिटेटिंग। बुरा या फिर इरिटेटिंग, बुरा या फिर इरिटेटिंग, जो इरिटेट करे। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक साथ में 10 स्पीकर आपके चारों तरफ चला दिए जाएं और उनका वॉल्यूम फुल कर दिया जाए, तो वो जो साउंड है वो आपके लिए प्लेजेंट है या आपके लिए वो अनप्लेजेंट है? बैड की जगह पर ये वर्ड याद रखो, अनप्लेजेंट, एन अनप्लेजेंट साउंड, ऐसे याद रखो। इसका एक मीनिंग याद रखो, एन अनप्लेजेंट साउंड, अनप्लेजेंट साउंड। कैकॉस का मतलब होता है बुरा। ठीक है, क्या कैलॉस लिख दिया मैंने, कैकॉस होता है, कैकॉस, कैलोस होता है, कैकॉस होता है। मुझे भी थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन है, कैलोस होता है, कैकॉस होता है। ठीक है, देख लेना आप एक बार इसको। ठीक है, तो कैकोफोनी याद रखना। कैकोफोनी का क्या मतलब होता है? कैकोफोनी का मतलब होता है एन अनप्लेजेंट साउंड। ठीक है, एक बेकार साउंड जो आपके कानों को सुनकर अच्छा ना लगे, उसको बोलते हैं कैकोफोनी। ठीक है, आया समझ में भाई? एमिली प्रैक्टिस्ड कैलीग्राफी, कैलीग्राफी आपको पता लग गया, सुंदर लिखने की जो कला होती है उसको बोलते हैं कैलीग्राफी। क्या बोलते हैं? कैलीग्राफी। ठीक है, कॉन्स्टलेशन का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट फॉर्म्स अ
शेप इन द स्काई एंड हैज अ नेम, मतलब अ ग्रुप ऑफ स्टार्स, तारों का एक समूह, दैट फॉर्म्स अ शेप इन द स्काई। देखो तारों का एक समूह, लेकिन एक विशेष प्रकार का समूह जो आसमान में कोई विशेष प्रकार का क्या ले, विशेष प्रकार का एक आकार फॉर्म करे, मतलब एक शेप फॉर्म करे। समझ में आ रहा है? तारों का एक छोटा सा समूह जो एक विशेष प्रकार का जो शेप है वो आसमान में फॉर्म करे। समझ में आ रहा है? उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टलेशन इन द स्काई एंड हैज अ नेम, और खास करके उसका एक नाम भी होना चाहिए। जैसे कि 7 तारों का एक समूह होता है, आपने देखा होगा, और वो एक शेप क्रिएट करते हैं आसमान में, तो उनको हम बोलते हैं क्या? उनको हम बोलते हैं सप्तऋषि तारा, बोलते हैं ना सप्तऋषि तारा, उनका नाम है सप्तऋषि। ये है क्या? 7 है क्या? ये तो खैर 6 है, 7वां शायद इधर होगा, छुप गया होगा, ठीक है, यहाँ पर होगा। तो तारों का समूह जो कोई फॉर्म क्रिएट कर रहा है आसमान में और उनका एक नाम होता है, उसको हम बोलते हैं कॉन्स्टलेशन। ठीक है, तो कॉन्स्टलेशन ओरियन, ये कॉन्स्टलेशन का नाम है, देखो ओरियन इज इजिली आइडेंटिफाइबल बाय द 3 स्टार्स दैट फॉर्म्स ओरियंस बेल्ट, मतलब इजीली हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्योंकि उसमें जो 3 स्टार्स होते हैं स्पेशली वो ओरियन बेल्ट की फॉर्म जो है वो शेप करते हैं। एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन कॉन्स्टलेशन इन द नाइट स्काई। रात के आसमान में अगर आप देखोगे तो बहुत सारे कॉन्स्टलेशन आपको दिखाई देते हैं, लेकिन उनमें से एक सबसे फेमस जो है वो कौन सा है? ये वाला ओरियन, इसका नाम है ये, ठीक है, कॉन्स्टलेशन। ग्रेगेरियस का मतलब क्या होता है? मिलनसार, जो घुल मिल के रहने वाला हो उसको बोलते हैं ग्रेगेरियस। ऐसे जानवर भी होते हैं जो समूह में रहना पसंद करते हैं, है ना, जैसे चरने वाले जो पशु होते हैं समूह में रहना पसंद करते हैं, उनको बोलते हैं ग्रेगेरियस। क्या बोलते हैं? ग्रेगेरियस। एन एनिमल दैट लिव्स इन ग्रुप्स, एक ऐसा जानवर जो ग्रुप में रहना पसंद करता हो, ठीक है, टेंडिंग टू एसोसिएट विद अदर्स ऑफ वंस काइंड, ठीक है, और जिसकी इच्छा ऐसी होती हो, मतलब जिसकी प्रवृत्ति ऐसी हो, जिसका नेचर, जिसकी प्रवृत्ति ऐसी हो कि वो एसोसिएट करेगा, एसोसिएट का मतलब घुले मिलेगा, विद अदर्स ऑफ वन काइंड, मतलब अपने ही प्रकार के दूसरे लोगों से, अपने ही प्रकार के दूसरे लोगों से घुलना मिलना उसे क्या होता है? पसंद होता है। समूह में रहना क्या होता है? पसंद होता है। ग्रुप में रहना क्या होता है? पसंद होता है। ठीक है, वही लिखा हुआ, उसको बोलते हैं ग्रेगेरियस। क्या बोलते हैं भाई? ग्रेगेरियस। नोन फॉर हिज ग्रेगेरियस पर्सनैलिटी, मतलब मिलनसार। ग्रेगेरियस का मतलब यहाँ पर क्या कह सकते हो? मिलनसार। अपनी मिलनसार पर्सनैलिटी के लिए भैया जाने जाने की वजह से मिलनसार। ठीक है। टॉम वॉज ऑलवेज द लाइफ ऑफ द पार्टी, मतलब टॉम जो था ना भैया पार्टी की लाइफ, यानी कि जिस पार्टी में जाता था पार्टी में जान डाल देता था, क्योंकि हर किसी से मिलजुल कर रहता था, सबसे बातचीत किया करता था, शांत रहने वाला व्यक्ति, अकेले में रहने वाला व्यक्ति वो नहीं था। एफर्टलेसली एंगेजिंग विद एवरीवन, सबके साथ एंगेज करता था, सबसे बात किया करता था। एंड मेकिंग न्यू फ्रेंड्स वेर एवर ही वेंट, जहां पर भी जाता था नए दोस्त बनाता था। इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट का मतलब क्या होता है? इंट्रो, देखो इंट्रो का मतलब होता है इनवर्ड, इंट्रो का मतलब होता है इनवर्ड यानी कि अंदर की तरफ, है ना, और एक्सट्रो का मतलब होता है आउटवर्ड, ऐसे याद रखो। एक्सट्रो का मतलब क्या होता है? आउटवर्ड यानी कि बाहर की तरफ। इंट्रो का मतलब होता है इनवर्ड, और एक्सट्रो का क्या मतलब होता है? आउटवर्ड। क्या होता है? आउटवर्ड। और वर्ड का मतलब होता है मुड़ा हुआ। तो आप मुझे बताओ इंट्रोवर्ट का क्या मतलब हुआ? जो इनवर्ड, कोई चीज जो अंदर की तरफ मुड़ी हुई है। इसका मतलब क्या निकला कि इंट्रोवर्ट एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसकी सोच, जिसका विचार, जिसकी बातें इनवर्ड्स हैं। इनवर्ड्स का मतलब वो अपनी बातों को आउटवर्ड नहीं करता, मतलब अपने अंदर ही रखता है, मतलब जो खुल के बोल नहीं पाता, जिसको ऐसा लगता है कि अगर वो बोलेगा तो उसकी बेइज्जती हो जाएगी, है ना, या फिर कोई उसके बारे में क्या सोचेगा, वो खुल के अपनी पर्सनैलिटी को लोगों के सामने नहीं रखता, वो आउटवर्ड में ना जाकर इनवर्ड में ही रहता है। तो ऐसे याद रखो, इंट्रो मतलब इनवर्ड, इंट्रो मतलब इनवर्ड। ठीक है, तो इंट्रोवर्ट का मतलब हो गया अ क्वाइट पर्सन हु इज मोर इंटरेस्टेड इन हिज ओन थॉट्स, जो अपने खुद के थॉट्स में इंटरेस्टेड है, एंड फीलिंग्स देन इन स्पेंडिंग टाइम विद अदर पीपल, मतलब दूसरों के साथ समय बिताने का उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो अपने आप में रहता है, क्योंकि वो इंट्रोवर्ट है, यानी कि उसके जो थॉट्स है वो इनवर्ड क्या है? मुड़े हुए हैं। इनवर्ड क्या है? मुड़े हुए हैं। और एक होता है एक्सट्रोवर्ट, एक क्या होता है? एक्सट्रोवर्ट, जिसके थॉट्स जो है ना बाहर की तरफ मुड़े हुए हैं, यानी कि जो खुल के जीने वाला व्यक्ति है। ठीक है, ये इसका क्या है? एंटोनियम है। इसका क्या है? ये एंटोनियम है, याद रखना। ये एक्सट्रोवर्ट जो अकेले रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, जो घुल मिलकर रहना पसंद करता है, अपने विचार को खुल के प्रकट करता है, ठीक है, और खुल के जीता, उसको बोलते हैं एक्सट्रोवर्ट। मतलब जो क्या है? आउटवर्ड है। क्या है उसकी विचारधारा? आउटवर्ड की तरफ है, अपने विचार को बाहर प्रकट होने देता, उसको बोलते हैं एक्सट्रोवर्ट। एक होता है एम्बीवर्ट, एक होता है एम्बीवर्ट। एम्बीवर्ट का मतलब क्या होता है? एम्बी का मतलब होता है बोथ, मैंने आपको पहले भी बताया था एग्जाम्पल देके। एम्बी का मतलब होता है बोथ। तो एम्बीवर्ट का मतलब होता है
जो समय आने पे इंट्रोवर्ट बन जाए और समय आने पे एक्सट्रोवर्ट बन जाए। और अधिकतर लोग जो होते हैं ना वो इसी कैटेगरी में आते हैं, मतलब जहाँ पर उनको लगता है कि यार मैं खुल सकता हूँ, मैं अपनी बातें रख सकता हूँ, कोई मुझे भला बुरा नहीं कहेगा, वहाँ पर तो वो खुल जाते हैं, एक्सट्रोवर्ट बन जाते हैं। लेकिन जहाँ पर उनको लगता है कि नहीं यार ये सही लोग नहीं है, कुछ बोलूंगा तो बेइज्जती कर देंगे ऐसे वैसे, तो वहाँ पर वो क्या बन जाता है, इंट्रोवर्ट बन जाता है। तो ऐसे लोगों को बोलते हैं एम्बीवर्ट। एम्बीवर्ट का मतलब हो गया बोथ। बोथ वॉट, इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट। ठीक है, याद रखना, जो इंट्रोवर्ट भी है एक्सट्रोवर्ट भी है। आए समझ में? ऑर्किड का मतलब होता है अ पीस ऑफ लैंड या गार्डन इन विच फ्रूट ट्रीज आर ग्रोन, मतलब एक ऐसा बागीचा, ठीक है, या एक ऐसी जगह जमीन की जहां पर केवल और केवल क्या किया जाता है, फ्रूट ट्रीज यानी कि फल के जो पेड़ हैं वो उगाए जाते हैं, फल के पौधे या फल के पेड़ जो हैं वो उगाए जाते हैं। तो उस पीस ऑफ लैंड को या उस गार्डन को जहाँ पर पेड़ उगाए जा रहे हैं फल फ्रूट के, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्किड। क्या बोलते हैं, ऑर्किड। द एप्पल ऑर्किड स्ट्रेच्ड, द एप्पल ऑर्किड यानी कि जो क्या था, सेब का जो बागान था, स्ट्रेच्ड 4 एकड़, कई एकड़ में फैला हुआ था, विद रोज ऑफ नीटली प्लांटेड ट्रीज, मतलब एक लाइन से साफ सुथरे जो पेड़ थे वो ऐसे लगे हुए थे। ठीक है, लेडन विद राइप, लेडन जो लदे हुए थे, लेडन विद, लेडन विद का मतलब लदे हुए थे, लेडन विद का मतलब क्या हुआ, लदे हुए, जो लदे हुए थे। राइप का मतलब पके हुए, राइप मतलब पके हुए। जूसी एप्पल्स, जो पके हुए जूसी एप्पल से बिल्कुल लदे हुए थे पेड़। रेडी फॉर हार्वेस्ट इन द क्रिस्प ऑटम एयर, और वो बिल्कुल तैयार थे कि भैया उनको हार्वेस्ट कर लिया जाए, मतलब उन फसलों को या फिर उन फलों को क्या कर लिया जाए, तोड़ लिया जाए और यूज़ कर लिया जाए। ठीक है, तो ऑर्किड बोलते हैं। पोर्टेबल का मतलब होता है पीने योग्य। पोर्टेबल का मतलब क्या होता है, पीने योग्य। एक होता है पोर्टेबल, इसको बोलते हैं इजी टू कैरी, इजी टू कैरी यानी कि कहीं ले जाने योग्य, जिसको कैरी करना इजी है उसको बोलते हैं पोर्टेबल। जैसे पोर्टेबल रेडियो है ना, पोर्टेबल रेडियो का मतलब एक रेडियो होता है छोटा सा, उसको आप कहीं भी कैरी करके ले जा सकते हो, तो उस रेडियो को आप क्या बोलोगे कि ये क्या है, पोर्टेबल है। क्या है ये, पोर्टेबल है। एक होता है पोर्टेबल, पोर्टेबल मतलब होता है पीने योग्य, फिट टू ड्रिंक, फिट टू ड्रिंक। और अगर मैं बोलूँ फिट टू ईट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिट टू ईट, फिट टू ईट का क्या मतलब है, फिट टू ईट का मतलब होता है एडिबल। क्या होता है, एडिबल, जो खाने के लिए बिल्कुल उचित है उसको बोलते हैं एडिबल। ठीक है भाई, एडिबल का मतलब क्या होता है, खाने योग्य। आफ्टर पासिंग थ्रू द फिल्ट्रेशन सिस्टम द वाटर फ्रॉम द वेल बिकेम पोर्टेबल, जो पानी था कुएं का वो क्या बन गया, पीने योग्य बन गया। मतलब जब फिल्ट्रेशन के थ्रू हमने कुएं का पानी हमने निकाला और जब हम उसको फिल्टर में करके लेके गए, फिल्टर के प्रोसेस से जब हमने उस पानी को गुजारा, तो उसके बाद जब वो निकला बाहर तो वो क्या बन गया, पीने योग्य बन गया। इंश्योरिंग दैट द रेसिडेंट्स ऑफ द विलेज हैड एक्सेस टू क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, ताकि जो गाँव के लोग हैं उनको साफ सुथरा पीने योग्य पानी मिल सके, तो क्या हो गया, पोर्टेबल। अकॉम्प्लिस का मतलब क्या होता है, अकॉम्प्लिस का मतलब होता है सह अपराधी। क्या होता है, सह अपराधी। ठीक है, अकॉम्प्लाइस भी कहते हैं, अकॉम्प्लिस भी कहते हैं। एक होता है अकम्प्लिश, अकम्प्लिश ये होता है, स्पेलिंग अलग है, इसका मतलब क्या होता है, पूरा करना। अकॉम्प्लिश का मतलब होता है पूरा करना, जिसको हम बोलते हैं ना फुलफिल। ठीक है, फुलफिल, फुलफिल का मतलब क्या हो गया, पूरा करना, अकॉम्प्लिश। ठीक है, और एक होता है अकॉम्प्लाइस, इसका मतलब है सह अपराधी। अ पर्सन हु हेल्प्स अनदर टू कमिट अ क्राइम, एक पर्सन जो किसी और की मदद करता है किसी क्राइम को करने में, और टू डू समथिंग या फिर कुछ ऐसा करने में जो मॉरली रॉन्ग है। एक व्यक्ति जो किसी और की क्राइम करने में मदद करता है या कुछ ऐसा करने में मदद करता है जो मॉरली क्या है, रॉन्ग है। जैसे देखो ना, ये इसकी दीवार चढ़ने में मदद कर रहा है और वो झांक रहा है। ठीक है, वो कहाँ झांक रहा है, क्या झांक रहा है, इसका अंदाजा आप लगा लो। ये कुछ इलीगल कर रहा है, कुछ गलत कर रहा है, मॉरली रॉन्ग कर रहा है, तो आप अंदाजा लगा लो कहाँ झांक रहा होगा ये। तो ये क्या है ना, ये अकॉम्प्लाइस है इसका। ठीक है, अब पार्टनर इन क्राइम, क्राइम में क्या है, पार्टनर है, क्राइम में क्या है, पार्टनर है। ठीक है, द पुलिस अरेस्टेड बोथ, पुलिस ने दोनों को अरेस्ट किया। द बैंक रॉबर, रॉबर को भी अरेस्ट किया, एंड इज अकॉम्प्लाइस, और उसके साथी को भी। हु हैड ड्रिवन द गेटवे कार, भैया देखो कार जिसने ड्राइव करी उसकी, रॉबर की, वो भी तो अपराध में साथी हुआ ना, तो वो अकॉम्प्लाइस कहलाया। ठीक है, आया समझ में, हाँ कि ना। आगे देखिए, एग्नोस्टिक, वन हु इज नॉट श्योर अबाउट गॉड्स एग्जिस्टेंस। देखो कितने कैटेगरी के लोग होते हैं, एक तो सीधा सीधा होते हैं थेस्ट, आस्तिक, एक होते हैं एथियस्ट, नास्तिक। ये कहते हैं कि हम मानते हैं, ये कहते हैं कि हम नहीं मानते हैं, और ये कहते हैं कि भैया हम ना डाउट में हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि है भगवान, जब लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा होता है, और जब लाइफ में कुछ बुरा होता है तो ऐसा लगता है कि भगवान तो है ही नहीं। ऐसे बहुत लोग होते हैं जो अच्छे में भगवान को याद करते हैं कि भगवान है,
और बुरे में क्या बोलते हैं कि नहीं भगवान है ही नहीं। जो डाउटफुल है, वन हु इज नॉट श्योर अबाउट गॉड्स एग्जिस्टेंस, भगवान की मौजूदगी को लेकर वो डाउट में रहते हैं। सारा कंसिडर्ड हरसेल्फ, सारा अपने आप को मानती थी एन एग्नोस्टिक, एग्नोस्टिक मानती थी। एक्नॉलेजिंग दैट शी डिडंट हैव इनफ एविडेंस, उसको लगता था कि प्रचुर मात्रा में उसके पास एविडेंस नहीं है टू कॉन्फिडेंटली अफर्म, कि वो कॉन्फिडेंटली ये स्वीकार कर सके या फिर रिजेक्ट कर सके द एग्जिस्टेंस ऑफ डिवाइन बीइंग। मतलब उसके पास कोई ऐसा सबूत नहीं है जिससे वो कह सके कि भगवान है, ना उसके पास कुछ ऐसा है जिससे वो प्योरली कह सके कि भगवान नहीं है। तो वो कहती थी कि मैं क्या हूँ, एग्नोस्टिक हूँ। क्या हूँ मैं, एग्नोस्टिक हूँ। अमनेशिया, अ पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी। गजनी, गजनी में जो संजय सिंघानिया होता है ना, पार्शियल लॉस ऑफ मेमोरी या फिर टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, ऐसी बीमारी को क्या बोलते हैं, ऐसी बीमारी को बोलते हैं एमनेशिया। क्या बोलते हैं, एमनेशिया। एमनेशिया का मतलब मेमोरी लॉस हो जाना, या तो पार्शियल या फिर टोटल। ठीक है। आफ्टर द कार एक्सीडेंट मार्क सफर्ड फ्रॉम एमनेशिया, मतलब एक्सीडेंट के बाद मार्क जो है कोई व्यक्ति है उसको एमनेशिया हो गया, यानी कि उसकी जो मेमोरी है वो क्या हो गई भैया, लॉस हो गई। मेमोरी क्या हो गई, इसकी लॉस हो गई। ठीक है। एक होता है इंसोम्निया, क्या होता है, इसका मतलब लिखो आप जल्दी से, इसका मीनिंग भी कमेंट, अभी पॉज करो, देखो लिखा करो यार। अगर मैं कोई वर्ड आपको दे रहा हूँ और साथ साथ में अगर आप उसको याद कर लोगे तो आपका फायदा है। ठीक है। इसको लिखो, इंसोम्निया का मीनिंग लिखो, क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंसोम्निया, कमेंट में लिखो, अभी पॉज करके लिखो फटाफट से। तो कार एक्सीडेंट के बाद उसको एमनेशिया हो गया, मतलब पार्शियल या टोटल लॉस ऑफ मेमोरी हो गया। अनेबल टू रिमेंबर द इवेंट्स लीडिंग अप टू द कोलाइजन, मतलब टक्कर कैसे हुई गाड़ी की वो याद करने के लिए भी वो मतलब अनेबल था, योग्य नहीं था। एंड डिटेल्स अबाउट हिज लाइफ प्रायर टू द एक्सीडेंट, और एक्सीडेंट से पहले की जिंदगी भी क्या था, भुला भुला चुका था वो। रिक्वायरिंग एक्सटेंसिव रिहेबिलिटेशन एंड थेरेपी टू रीगेन हिज मेमोरी, मेमोरी को लाने के लिए बहुत ज़्यादा रिहेबिलिटेशन, थेरेपी इत्यादि से उसको गुजरना पड़ा। ठीक है। इंसोम्निया की मीनिंग लिखो जरा फटाफट से। एनार्की तो बता दिया, अराजकता, जो अनार्की फैलाए वो अनार्किस्ट। अ सिचुएशन इन अ कंट्री या फिर एन ऑर्गेनाइजेशन या इन विच देर इज नो गवर्नमेंट या ऑर्डर कंट्रोल, जहाँ पर कोई गवर्नमेंट लॉ ऑर्डर नाम की कोई चीज़ नहीं है। ठीक है। कॉस्मोपॉलिटन, कॉस्मोपॉलिटन का क्या मतलब है, बहुत अच्छा है ये वर्ड। अ पर्सन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड एज इज कंट्री, या तो एक ऐसा व्यक्ति जो पूरे संसार को ही अपना देश मानता हो, ऐसे व्यक्ति को हम मतलब विचारधारा के तौर पर कॉस्मोपॉलिटन कह देते हैं। वन हु इज अ सिटीजन नॉट ऑफ अ कंट्री बट ऑफ द वर्ल्ड, या फिर कोई व्यक्ति जो किसी एक देश का सिटीजन ना हो बल्कि पूरे संसार का सिटीजन हो। ठीक है। प्रतीकात्मक तौर पर हम कह सकते हैं कि भैया वो पूरे वर्ल्ड को जो है ना अपनी कंट्री मानता है, उसको क्या बोलते हैं, कॉस्मोपॉलिटन। क्या बोलते हैं, कॉस्मोपॉलिटन। अगर कोई कॉस्मोपॉलिटन सोसाइटी की मैं बात करूं, अगर मैं बोलूँ एक सोसाइटी है जिसको मैं कॉस्मोपॉलिटन कहता हूँ, तो एक ऐसी सोसाइटी इमेजिन करो, एक ऐसी सोसाइटी है मान लो, इमेजिन करो जहाँ पर कुछ इंडिया के लोग रहते हैं, कुछ अमेरिका के लोग रहते हैं, कुछ अफ्रीका के लोग रहते हैं, कुछ चाइना के लोग रहते हैं, कुछ पाकिस्तान, नहीं पाकिस्तान छोड़ दो, पाकिस्तान रहने दो, विस्फोट वगैरह हो सकता है। ठीक है। मतलब अलग अलग देशों के जो लोग हैं यहाँ पर रहते हैं, अलग अलग देशों के अलग अलग कंट्री के लोग यहाँ पर रहते हैं, तो इस सोसाइटी को मैं कॉस्मोपॉलिटन सोसाइटी कह सकता हूँ। ठीक है। समझ में आया, तो कॉस्मोपॉलिटन समझ में आया, जो पूरे संसार को अपना देश मानता हो, अपना घर मानता हो। सारा कॉस्मोपॉलिटन आउटलुक, मतलब सारा का जो विचार था ना, जो विचारधारा थी वो कॉस्मोपॉलिटन टाइप की थी। ऑन लाइफ, लाइफ को लेकर वो शेप्ड बाय हर ट्रैवल्स टू डिफरेंट कंट्रीज, क्योंकि वो अलग अलग कंट्रीज में ट्रैवल कर चुकी थी, तो वो कॉस्मोपॉलिटन सोच वाली थी, कॉस्मोपॉलिटन सोच वाली। ठीक है। एमिग्रेंट, अ पर्सन हु लीव्स हिज कंट्री टू लिव इन अनदर, एक व्यक्ति जो अपने देश को छोड़ देता है पूरी तरीके से, दूसरे देश में रहने के लिए चला जाता है, उसको बोलते हैं एमिग्रेंट। क्या बोलते हैं, एमिग्रेंट। समझ में आया, एमिग्रेंट, हाँ कि ना। एक व्यक्ति जो किसी देश को छोड़कर दूसरे देश में चला जाता है, तो वो व्यक्ति जो है क्या कहलाएगा, एमिग्रेंट। क्या कहलाएगा, देखो इस चीज़ को समझो, इस देश को छोड़कर, ठीक है, इस देश में चला गया, इस देश को छोड़कर इस देश में चला गया, तो हम उसे क्या बोलेंगे कि वो इस देश का एमिग्रेंट है, इस देश का क्या है, एमिग्रेंट है, और वो अभी इस देश में है, तो इस देश में उसको क्या बोला जाएगा कि भैया तुम्हें क्या हो, इमिग्रेंट, तुम्हें क्या हो, इमिग्रेंट हो, तुम्हें क्या हो, इमिग्रेंट। ठीक है। बहुत प्यारा वर्ड है इमिग्रेंट, इसको भी लिखना, नोट करना। उस देश के लिए वो क्या कहलाएगा, इमिग्रेंट। क्या कहलाएगा, इमिग्रेंट। इस कंट्री से वो गया तो इस कंट्री के लिए वो क्या था, एमिग्रेंट। जहां से जा रहा है वहां के लिए वो एमिग्रेंट है, और जहां पर वो भी जा रहा है वहां के लिए वो क्या कहलाएगा कि वो एक क्या है, इमिग्रेंट है, वो क्या है, एक इमिग्रेंट है। ठीक है। आपने सुना होगा ना इलीगल इमिग्रेंट्स, यानी कि जो अवैध रूप से इमिग्रेंट्स आते हैं दूसरे देशों से। ठीक है।
After facing economic hardships in their homeland, the family decided to become emigrants. फैमिली ने डिसाइड किया कि वो क्या बन जाएंगे, एमिग्रेंट्स बन जाएंगे, मतलब अपने देश को छोड़ के दूसरी जगह चले जाएंगे. एंड मूव्ड टू अ न्यू कंट्री, एक नए देश में चले जाएंगे, वेयर दे होप्ड टू बिल्ड अ बेटर फ्यूचर फॉर देमसेल्व्स एंड देयर चिल्ड्रन. ठीक है, एमिग्रेंट्स. एफिमरल, लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम. एफिमरल का मतलब होता है क्षणिक. एफिमरल का मतलब क्या होता है, क्षणिक, यानी कि जो बहुत कम समय के लिए मौजूद हो. क्षणिक कोई चीज होती है जो क्षणिक होती है, बहुत कम समय के लिए मौजूद होती है. द ब्यूटी ऑफ द चेरी ब्लॉसम्स इज एफिमरल. चेरी ब्लॉसम की जो ब्यूटी होती है ना, जब वो खिलता है, ठीक है, बसंत के मौसम में, तो उसकी जो खूबसूरती होती है वो क्षणिक होती है. ठीक है, एज दे ब्लूम फॉर जस्ट अ फ्यू वीक्स, क्योंकि कुछ हफ्ते के लिए खिलते हैं. ईच स्प्रिंग, हर स्प्रिंग के मौसम में, बिफोर फेडिंग अवे, मतलब कुछ हफ्ते के लिए खिलते हैं वो स्प्रिंग के मौसम में, और उसके बाद फेड अवे, यानी कि वापस से मुरझा जाते हैं, गिर जाते हैं. तो उनकी जो ब्यूटी है ना, वो क्या है, वो क्या है, एफिमरल. क्या है वो, एफिमरल है ना, यानी कि लास्टिंग फॉर अ शॉर्ट टाइम. रिमाइंडिंग अस ऑफ द ट्रांजिएंट नेचर. ट्रांजिएंट का मतलब क्या होता है, ट्रांजिएंट का मतलब होता है क्षण में बदलने वाला, क्षण में बदलने वाला, जो एक क्षण में बदल जाए. ठीक है, नेचर ऑफ लाइफ एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ चेरिशिंग ईच मोमेंट. मतलब ये हमें एक बहुत अच्छा लेसन सिखाती है कि लाइफ में सब कुछ जो है ना, वो क्षण में बदल सकता है. ट्रांजिएंट है लाइफ में, कुछ भी जो है ना इंट्रांजिएंट नहीं है, सब कुछ क्या है, ट्रांजिएंट है. मतलब सब कुछ क्या करेगा, बदलेगा. सब कुछ एक समय के बाद क्या करेगा, बदलेगा. तो जो चेरी ब्लॉसम है हमें एक सबक सिखाता है कि सब कुछ क्या है, ट्रांजिएंट है. सब कुछ क्या है, ट्रांजिएंट है. जैसे वो खिलता है फिर बंद होता है, ऐसी लाइफ भी एकदम से आता है, ब्लूम करता है और फिर मुरझा जाता है. एक्सोनरेट, टू फ्री समबडी फ्रॉम ऑल ब्लेम. किसी व्यक्ति को क्या कर देना, एक्सोनरेट कर देना, मतलब उसको बरी कर देना. क्या कर देना, बरी करना. सजा से मुक्त करना, जिसको हम और क्या बोलते हैं, एक्विट. क्या बोलते हैं, एक्विट. सजा से मुक्त करना, सजा से मुक्त करना. आफ्टर न्यू एविडेंस केम टू लाइट, द कोर्ट डिसाइडेड टू एक्सोनरेट, यानी कि बरी करने का सोचा कोर्ट ने, द रॉन्गली कन्विक्टेड. कन्विक्टेड का मतलब क्या होता है, आरोपित, जिस पर आरोप लगाया जाता है उसको बोलते हैं कन्विक्टेड मैन. मतलब गलत आरोप लगाया गया था व्यक्ति पे, उसे कोर्ट ने क्या कर दिया, एक्सोनरेट कर दिया. ठीक है, ओवरटर्निंग हिज प्रीवियस कन्विक्शन एंड एक्नॉलेजिंग दैट ही वाज इनोसेंट. कोर्ट ने माना कि वो क्या था, निर्दोष था, ऑफ द क्राइम ही हैड बीन एक्यूज्ड ऑफ, जिसका उसके ऊपर आरोप लगाया गया था. अक्यूज्ड के बाद अगर प्रीपोजिशन लगाना होता है तो ऑफ लगाते हैं. ठीक है, अक्यूज्ड ऑफ. गलिबल का मतलब क्या होता है, वन हु इज इजीली डिसीव्ड, जिसको जिसको हम बोलते हैं भोला भाला. क्या बोलते हैं, भोला भाला. जिसको इजीली धोखा दिया जा सकता है, भोला भाला. जिसको इजीली धोखा दिया जा सकता है उसको बोलते हैं भोला भाला, यानी कि गलिबल. वन हु इज इजीली डिसीव्ड बिकॉज ऑफ हर गलिबल नेचर, मतलब उसके भोले भाले नेचर की वजह से, है ना. जेन फेल फॉर द स्कैम, बेचारा स्कैम में फंस गया. स्कैम में फंस गया, भोला भाला था. किसी ने प्यार से फ़ोन पे बात करी लड़की ने कि हाँ सर मैं फलाने फलाने बैंक से बात कर रही हूँ, सर आपके क्रेडिट कार्ड का जो वो है ना लिमिट, सर मैं वो बढ़ा सकती हूँ, तो क्या बढ़ाना चाहेंगे. तो उधर से पहले उसको डाउट हुआ, बोला नहीं मैं नहीं बढ़ाना चाहता. फिर इसने थोड़ी सी, सर प्लीज़ बढ़ा लीजिए ना सर, मेरा इंसेंटिव बन जाएगा सर. ठीक है, बढ़ा दीजिए. ये जो मैंने अभी बताया ये सच्ची घटनाओं पर आधारित है. मेरे एक मित्र के साथ में ये चीज़ हुआ था, मैं नाम नहीं बताऊँगा आपको. और फ़ोन काटते ही, क्योंकि मेरे मित्र से ओटीपी पूछा गया था, और फ़ोन काटते ही मेरे मित्र के अकाउंट से 40,000 रुपये जो है वो चले गए थे. ठीक है, हमने उसको बहुत सुनाया था फिर. एंड लॉस्ट अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मनी, मतलब पैसा खो दिया बंदे ने स्कैम में फंस के, क्योंकि क्या था, गलिबल था. एक होता है क्रेडुलस. क्या होता है, क्रेडुलस. ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, कान का कच्चा. कान का कच्चा क्या होता है भाई, कान का कच्चा क्या होता है. ठीक है, कान का कच्चा क्या होता है, कान का कच्चा होता है जो कुछ भी सुन के सच मान ले, जो कुछ सुन के सच मान ले, कुछ सुन के उसे सच मान ले, उसे सच मान ले. मतलब तुमने ना देखा ना परखा, बस तुमने सुन के उसको सच मान लिया, यानी कि तुम इतने कान के कच्चे हो भाई, क्रेडुलस हो तुम. ठीक है, एक होता है क्रेडिबल. क्रेडिबल का मतलब क्या होता है, विश्वसनीय, जिस पर विश्वास कर सकते हो. और एक होता है इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय, अतुलनीय. बोलते हैं ना इनक्रेडिबल इंडिया, मतलब ऐसा इंडिया कि आपको विश्वास ही नहीं होगा कि यार इंडिया ऐसा है ना, उसको बोलते हैं इनक्रेडिबल. ऑनररी का मतलब क्या होता है, होल्डिंग एन ऑफिस. होल्डिंग एन ऑफिस मतलब आप किसी ऑफिस में, मतलब होल्डिंग एन ऑफिस का मतलब क्या होता है कि आप किसी पद पर हो. ठीक है, आपने किसी पोस्ट को क्या किया हुआ है, होल्ड किया हुआ है, विदाउट रिसीविंग अ पे. मतलब आपको केवल प्रतीकात्मक तौर पे आपको उस पोस्ट पर रखा गया ताकि लोग आपसे इंस्पिरेशन ले सके. जैसे हमारे देश में बहुत सारे खिलाड़ी होते हैं,
क्रिकेट के खिलाड़ी या फिर अलग अलग गेम्स के जो प्लेयर्स होते हैं उनको प्रतीकात्मक तौर पर अलग अलग आपने देखा होगा पोस्ट दे दी जाती है। जैसे महेंद्र सिंह धोनी भी, उनको भी एक मतलब एक हायर पोस्ट दी गई है उसके अंदर, आर्मी के अंदर, है ना। और ऐसे हरभजन सिंह को शायद डीएसपी की पोस्ट दी गई है, हिमा दास को भी डीएसपी की पोस्ट दी गई है, और बहुत सारे लोग हैं जिनको अलग अलग पोस्ट दी गई है, ठीक है। क्रिकेट में भी बहुत सारे प्लेयर हैं, जैसे चहल और या फिर कोई और है जिसको एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की भी पोस्ट दी गई है। कोई ऐसा प्लेयर है, मैंने बहुत समय पहले देखा था, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, है ना। तो आपको वो जो पद दिया जा रहा है, जो ऑफिस आपको प्रदान किया जा रहा है, वो आपको मतलब ऐसा नहीं कि जैसे हम लोग हैं कि हम जाते हैं हमें सैलरी मिलती है, ऐसा नहीं। आपको क्या किया गया है, आपको वो ऑफिस तो दिया गया है, मतलब आपको एक पावर या पोजीशन दी गई है, लेकिन केवल आपको प्रतीकात्मक तौर पर लोगों की उस डिपार्टमेंट की छवि सुधारने के लिए या लोगों को इंस्पायर करने के लिए वो पद आपको दिया गया, क्योंकि आपने किसी दूसरे फील्ड में अच्छा काम किया, स्पोर्ट्स या किसी और चीज़ में, विदाउट एनी पे। आपको कोई पैसा इसके लिए नहीं मिलता, आप खुद के स्वतः अपनी इच्छा से सम्मानपूर्वक उसको करते हो, उसको बोलते हैं ऑनररी सर्विस। क्या बोलते हैं? ऑनररी सर्विस। सारा वॉज ग्रांटेड एन ऑनररी डिग्री, उसको ऑनररी डिग्री दी गई। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी जो यूनिवर्सिटीज़ है ना, वर्ल्ड के जो फेमस लोग हैं उनको डिग्री देती है बुला बुला कर कि भाई आप आओ, हम आपको अपनी यूनिवर्सिटी से ये वाली डिग्री देते हैं। और कई कई लोगों को आपने देखा होगा 45-50 साल की उम्र में डिग्री दी जाती है, आपने आए दिन न्यूज़ सुना होगा। तो क्या वो पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ से इसलिए डिग्री मिली है? नहीं, वो उनको प्रतीकात्मक तौर पर देती है डिग्री कि भैया आप डिग्री लो ताकि आप हमारी छवि को रिप्रेजेंट कर सको, तो वो ऑनररी डिग्री है, ठीक है। इन द रिकॉग्निशन ऑफ ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च एंड लाइफ लॉन्ग डेडिकेशन टू एडवांसिंग साइंटिफिक नॉलेज, कि उसने देखा यूनिवर्सिटी ने कि उसने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, तो भैया आप डिग्री ले लो, आपने पढ़ाई करी कि नहीं करी, आप डिग्री ले लो, ऑनररी डिग्री है ये। क्या है ये? ऑनररी डिग्री। हाइपोकॉन्ड्रियक, अ पर्सन हु सफर्स फ्रॉम एन इमेजिनरी इलनेस, एक ऐसा व्यक्ति भाई साहब जो पीड़ित हो एक बीमारी से, लेकिन रियल की बीमारी से नहीं, काल्पनिक बीमारी से। मतलब कुछ लोग होते हैं ना जो हमेशा से ऐसा आपको ऐसा फील कराएंगे कि वो बीमार है, हमेशा बोलेंगे कि यार आज मैं ठीक फील नहीं कर रहा हूँ, अंदर से मन कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, जैसे वो अम्मा है ना, पंचायत वाली अम्मा, समझ में आ रहा है। तो ऐसे लोग जो अपने आप को काल्पनिक बीमारियों से घेर लेते हैं, उनको ऐसा लगता है कि यार मेरे को बीमारी है, मेरे को ये बीमारी है, मेरे को, लेकिन एक्चुअल में कुछ है नहीं। ऐसे लोगों को बोलते हैं हाइपोकॉन्ड्रियक। क्या बोलते हैं? हाइपोकॉन्ड्रियक। अ पर्सन हु इज एबनॉर्मली एंग्शियस अबाउट हिज हेल्थ, अपनी हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा, एबनॉर्मली मतलब असामान्य रूप से क्या है, चिंतित है। एक व्यक्ति जो अपनी हेल्थ को लेकर असामान्य रूप से चिंतित है, मतलब नॉर्मल है, हल्का सा पैर में दर्द हुआ तो परेशान हो गया, पूरा इधर से उधर मतलब कर लिया, वर्ल्ड के बेस्ट डॉक्टर से मिल लिया कि पैर में क्या हो गया, एक नॉर्मल सा दर्द था। तो ऐसे लोगों को बोलते हैं हाइपोकॉन्ड्रियक। डिस्पाइट बीइंग रीअश्योर्ड बाय मल्टीपल डॉक्टर्स, मतलब कई सारे डॉक्टर ने उसको एश्योर किया दैट शी वॉज हेल्दी, कि भैया तुम स्वस्थ हो। एमिलीज हाइपोकॉन्ड्रिया, लेकिन एमिली का जो हाइपोकॉन्ड्रिया है उसकी जो अवस्था है ये कॉज्ड हर टू कॉन्स्टेंटली वरी अबाउट माइनर सिम्टम्स, छोटे छोटे सिम्टम्स भी होते थे तो चिंता करने लग जाती थी वो, ठीक है। कन्विंस दैट शी हैड अ सीरियस मेडिकल कंडीशन, अपने आप में मान लिया करती थी उसको क्या है, सीरियस मेडिकल कंडीशन है, जबकि डॉक्टर ने बोला नहीं है। लीडिंग टू अननेसेसरी स्ट्रेस एंड एंजाइटी, जिसकी वजह से उसको स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाया करती थी। तो ऐसी अवस्था को क्या बोलते हैं? हाइपोकॉन्ड्रिया, ठीक है। हिपोक्रेट का मतलब क्या होता है? हिपोक्रेट का मतलब क्या होता है? अ पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी समबडी ही इज नॉट, मतलब हम क्या बोलते हैं इसको? पाखंडी। क्या बोलते हैं? पाखंडी। मतलब कोई व्यक्ति जो दिखाता कुछ और है, होता कुछ और है ना। कोई व्यक्ति जो किसी, अच्छा एक होता है इम्पोस्टर, इम्पोस्टर का मतलब होता है बहरूपिया। इम्पोस्टर का मतलब क्या होता है? बहरूपिया, जो किसी और का भेष धारण कर लेता है, जो किसी और का रूप धारण कर लेता है या किसी और की तरह बन जाता है, उसको बोलते हैं इम्पोस्टर, बहरूपिया, है ना, किसी और का रूप ले लेता है या भेष बदल लेता है। और हिपोक्रेट का मतलब पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी समबडी ही इज नॉट, मतलब एक व्यक्ति जो कुछ ऐसा व्यक्ति होने का दावा कर रहा है जो एक्चुअल में वो नहीं है। जैसे एक व्यक्ति आया बड़ा संत बनने की कोशिश कर रहा है कि मतलब मैं ये हूँ, मैं हूँ, और पीठ पीछे सारे गलत काम कर रहा है, तो वो क्या है? पाखंडी है ना, मतलब वो कुछ ऐसा बनने की कोशिश कर रहा है जो वो नहीं है। और इम्पोस्टर कौन हो गया? ठीक है, जल्दी से कमेंट में इम्पोस्टर लिखो और इम्पोस्टर की मीनिंग लिखो। इम्पोस्टर का मीनिंग क्या हो गया? आप इंग्लिश में लिखोगे इम्पोस्टर का मीनिंग क्या होता है? इम्पोस्टर का मीनिंग होता है बहरूपिया, मतलब जो किसी, देखो ये किसी और का रूप नहीं ले रहा है, ये कोई ऐसा व्यक्ति बनने की कोशिश कर रहा है जो ये नहीं है। और इम्पोस्टर सच में किसी दूसरे व्यक्ति का रूप ले लेता है, दूसरे व्यक्ति का भेष बदल लेता है, किसी को धोखा देने के लिए, किसी को ठगने के लिए, उसको बोलते हैं इम्पोस्टर। फिल्मों में आप देखते हो ना, पुरानी फिल्मों में, कि एक व्यक्ति जो है प्लास्टिक सर्जरी करा के दूसरे व्यक्ति का रूप लेके आ जाता था, फिर उसकी पूरी प्रॉपर्टी वगैरह बेच दिया, उसके घर वालों के साथ गलत कर दिया, इम्पोस्टर। डिस्पाइट एडवोकेटिंग फॉर ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी, मार्क वॉज रिवील टू बी अ हिपोक्रेट, मतलब हमेशा बात करता था ईमानदारी की, इंटेग्रिटी की, लेकिन क्या निकला? हिपोक्रेट निकला। व्हेन इट वाज डिस्कवर्ड, जब ये देखा गया, दैट ही हैड बीन एम्बेजलिंग फंड्स। एम्बेजल का मतलब क्या होता है? एम्बेजल का मतलब होता है गबन करना,
घोटाला करना कह लो या गबन करना, घोटाला करना या गबन करना, ठीक है। फ्रॉम द चैरिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ही वर्कड फॉर, बिट्रेइंग द ट्रस्ट ऑफ बोथ डोनर्स एंड कलीग्स। कलीग्स की स्पेलिंग भी एग्जाम में आ चुकी तो याद कर लेना। इनविंसिबल का मतलब जिसको कोई हरा ना सके, वो बोलता है ना थानोस, आई एम इनविंसिबल। थानोस बोलता है ना कि आई एम इनविंसिबल, मतलब मुझे कोई हरा नहीं सकता, जिसे हराया ना जा सके, जिसे हराया ना जा सके। दैट विच कैन नॉट बी कंकर्ड, जिसको हराया नहीं जा सकता, ठीक है। द सुपर हीरो वॉज पोर्ट्रेड एज इनविंसिबल, सुपर हीरो को दिखाया गया था कि वो इनविंसिबल है, विद सीमिंगली लिमिटलेस स्ट्रेंथ, जिसकी स्ट्रेंथ लिमिटलेस है, कोई सीमा नहीं है, एंड द एबिलिटी टू ओवरकम एनी ऑब्स्टिकल, किसी भी बाधा को पार कर जाता था सुपर हीरो, और एडवर्सरी, एडवर्सरी का मतलब होता है शत्रु, तुम लोग पता नहीं लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो, लेकिन मैं तो लिखवा रहा हूँ, शत्रु यानी कि दुश्मन, दैट स्टूड इन देयर वे, ठीक है। अगला मिंट, मिंट का मतलब होता है अ प्लेस वेयर मनी इज कॉइंड, मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पर क्या बनता है, जहाँ पर सिक्के बनते हैं, जहाँ पर पैसे बनते हैं, जहाँ पर पैसे बनाए जाते हैं। अ प्लेस वेयर मनी इज कॉइंड बाय अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड अ न्यू मिंट, अ न्यू मिंट, जहाँ पर पैसे बनते हैं। पैसे बनने का मतलब सरकार के पास एक ऐसी जगह होती है ना भैया, जहाँ पर वो करेंसी बनाती है, और खास करके सिक्के, उसको बोलते हैं मिंट। क्या बोलते हैं? मिंट, जहाँ पर कॉइन्स बनाए जाते हैं, ठीक है। वेयर लिखा है ना, देखो, वेयर मनी इज कॉइंड, वेयर मनी इज कॉइंड, जहाँ पर जो उस देश के अंदर जो मुद्रा चलती है उसको बनाया जाता है, तो ऐसी जगह को बोलते हैं मिंट। मिंट हो गया। आगे देखिए, उसके बाद है नार्सिसिस्ट, अ पर्सन हु एडमायर्स हिमसेल्फ या हरसेल्फ टू मच, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने आप की ना तारीफ करता है दिन भर बहुत ज्यादा, यार क्या लग रहा हूँ मैं ना, यार क्या पर्सनैलिटी है मेरी, मतलब कुछ तो कहना पड़ेगा, मतलब क्या लुक है, मतलब एक व्यक्ति जो अपने आप को बहुत एडमायर करता है, बहुत ज़्यादा एडमायर करता है, स्पेशली इज अपीयरेंस, खास करके अपने लुक्स, अपने अपीयरेंस को लेकर, कि मैं क्या दिख रहा हूँ, क्या मेरी रूपरेखा है, क्या मेरी बॉडी है, कितना अच्छा मैं दिखता हूँ, क्या मेरे बाल, जो अपने आप को लेकर बहुत ज़्यादा क्या हो, बहुत ज़्यादा एडमायर करता हूँ अपने आप को, बहुत नेक्स्ट लेवल पे, और कहीं ना कहीं नेगेटिव होता है, क्या होता है, ये नेगेटिव होता है। नार्सिसिस्ट का मतलब होता है थोड़ा सा नेगेटिव व्यक्ति को शो करता है, जो दिन रात अपने आप को देखता रहे, अपनी तारीफ करता रहे। डिस्पाइट हिज चार्मिंग एक्सटीरियर, मार्क्स नार्सिसिस्टिक tendencies became evident as he constantly sought attention and validation from others, manipulating situations to ensure he was always the center of attention, ठीक है। मतलब हमेशा कोशिश करता था कि वो क्या बना रहा है, सेंटर ऑफ अटेंशन, मतलब सब उसी की तारीफ जो है वो करते रहे। नार्सिसिस्ट होता है ऐसा व्यक्ति, ठीक है। नोटोरियस, वेल नोन फॉर बीइंग बैड, मतलब एक होता है अच्छी चीजों के लिए जाना जाना, है ना, इसका एंटोनियम अगर मैं बोलूं तो होता है फेमस। फेमस का मतलब जो व्यक्ति प्रसिद्ध है, लेकिन कैसे, अच्छी चीजों के लिए। और एक होता है नोटोरियस, ये भी प्रसिद्ध होता है लेकिन बुरी चीजों के लिए, लिखा है ना देखो, वेल नोन यानी कि प्रसिद्ध है, फॉर बीइंग बैड, या फिर अ पर्सन ऑफ इविल रेपुटेशन, एक व्यक्ति जिसकी रेपुटेशन क्या है, इविल है। दिखाई दे रहा है कौन है, जानते हो ना, पहचानते हो ना, तो ये प्रसिद्ध थे फिल्मों में उस समय, लेकिन अपनी नेगेटिव पर्सनालिटी को लेकर, है ना, अपने किसको लेकर, अपने इविल रेपुटेशन को लेकर, तो ये क्या थे, बड़े नोटोरियस थे। जैसे जो डाकू होते हैं, अब मान लो एक बहुत फेमस डाकू है, XYZ उसका नाम है मान लो, अब आपको पता है वो फेमस तो है, नाम है डाकू का, लेकिन वो डाकू जो है फेमस है, लेकिन अच्छे वे में नहीं है, बुरे वे में है, तो हम क्या बोलेंगे, नोटोरियस डेकोइट बोलेंगे, और फेमस डेकोइट बोलेंगे नोटोरियस डेकोइट, क्या बोलेंगे, नोटोरियस। द अबंडेंड मेंशन, मेंशन अबंडेंड का मतलब जिसको छोड़ दिया गया है, मेंशन का मतलब रहने की जो जगह होती है, घर मकान, ठीक है, या फिर महल कह सकते हो। ऑन द हिल वॉज नोटोरियस इन द टाउन फॉर इट्स डार्क हिस्ट्री ऑफ मिस्टीरियस डिसअपेरेंसेस एंड घोस्टली साइटिंग्स, मतलब वो जो मेंशन है ना, वो जो घर है पहाड़ी के ऊपर, जो खाली घर है, वो भैया नोटोरियस है। नोटोरियस का मतलब फेमस है, अब जाहिर सी बात है नोटोरियस आ गया तो फेमस तो है, लेकिन कैसे, बुरी चीज़ों के लिए। यहाँ पर लिखा भी है देखो कि वहाँ पर लोग जाके गायब हो जाते थे, और वहाँ पर घोस्टली साइटिंग यानी कि भूत प्रेत भी देखे गए कई बार, ठीक है। न्यूमिस्मैटिस्ट, अ पर्सन हु कलेक्ट्स कॉइन्स, है ना, जैसे स्टैंप इकट्ठा करने वाला या स्टडी करने वाला जो व्यक्ति होता है उसको बोलते हैं फिलैटलिस्ट, ऐसे ही न्यूमैटिस्ट, न्यूमिस्मैटिस्ट कौन होता है, जो कोइंस को क्या करता है, कलेक्ट करता है या स्टडी करता है। जॉन्स पैशन फॉर हिस्ट्री एंड आर्ट लेड हिम टू बिकम अ डेडिकेटेड न्यूमिस्मैटिस्ट, कि जॉन का इंटरेस्ट था हिस्ट्री में, इसलिए वो क्या बन गया, न्यूमिस्मैटिस्ट, यानी कि कोइंस इकट्ठे करने लग गया, पुराने पुराने हिस्ट्री से रिलेटेड जो कोइंस होते हैं, ठीक है।
शोल का मतलब क्या होता है? अ लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर, मतलब मछलियों का जो ग्रुप होता है, ठीक है, अ ग्रुप ऑफ फिश कह सकते हो, अ ग्रुप ऑफ फिश, मछलियों का ग्रुप जो साथ में तैर रहा है ना, उसको बोलते हैं शोल। जैसे आपने देखा होगा ना, कई बार छोटी छोटी जो मछलियां होती है एक साथ ग्रुप में तैर रही होती है नदी के अंदर, उसको बोलते हैं शैल, शैल शैल कह रहा हूँ, शोल। अ लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर, द सेलर्स केयरफुली नेविगेटेड देयर शिप थ्रू द treacherous shoals, relying on their knowledge of the local waters and navigational charts to avoid running around, ठीक है, ये अराउंड है, रनिंग अराउंड। समझ में आ गया? शोल का क्या मतलब होता है? अ ग्रुप ऑफ फिश, अ ग्रुप ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर। एपियरी, ये पहले भी आ चुका है शायद, एपियरी आ चुका है ना, जहाँ पर क्या किया जाता है? बीज को रखा जाता। अच्छा मैंने बताया था आपको, आया नहीं था, मैंने आपको बताया था, बीज को रखा जाता है। और एवियरी क्या होता है? जहाँ पर बर्ड्स को रखा जाता है। मैंने आपको बताया था एविएशन से, एविएशन का मतलब क्या होता है? उड़ान। तो एवियरी का मतलब होता है जहाँ पर बर्ड्स को रखा जाता है, बताया था ना। और एपियरी का मतलब क्या होता है? जहाँ पर बीज को रखा जाता है, अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, ठीक है, समझ में आ गया? सिंपल है। आर्सेनल का क्या मतलब होता है? अ मिलिट्री स्ट्रक्चर वेयर आर्म्स एंड एम्यूनिशन एंड अदर मिलिट्री इक्विपमेंट आर स्टोर्ड, ठीक है, अच्छा वर्ड याद कर लेना। आर्सेनल का मतलब होता है अ मिलिट्री स्ट्रक्चर, यानी कि एक ऐसा कोई बिल्डिंग या इमारत जो मिलिट्री से संबंधित है, जहां पर क्या रखे जाते हैं? सारे के सारे आर्म्स यानी कि हथियार, एम्यूनिशन यानी कि गोला बारूद, एंड अदर मिलिट्री इक्विपमेंट, और बाकी के जो इक्विपमेंट होते हैं वो वहां पर स्टोर करके रखे जाते हैं, उसको बोलते हैं आर्सेनल। द कंट्रीज मिलिट्री आर्सेनल, यानी कि कंट्री का जो मिलिट्री का आर्सेनल है, कंटेन्ड अ वास्ट एरे ऑफ वेपन्स, मतलब वहां पर भैया एरे ऑफ वेपन्स यानी कि वेपन्स का पूरा झुंड है, एंड एम्यूनिशन तोप गोलों का, including firearms, artillery, tanks, and missiles, ensuring its ability to defend itself, ताकि इस ये हमें दिखाता है उस देश की एबिलिटी कि वो देश कितना काबिल है अपने आप को डिफेंड करने में। एंड डेटर, डेटर का मतलब क्या होता है? डेटर का मतलब क्या होता है? डेटर का मतलब होता है हतोत्साहित करना या डिमोटिवेट करना। डेटर का मतलब क्या होता है? डिमोटिवेट करना, मतलब अपने जो दुश्मन है, अपने जो अग्रेसर हैं, अग्रेसर का मतलब हमला करने वाले, मतलब अगर कोई इस देश पर हमला करेगा तो ये उन्हें क्या कर देंगे? डिमोटिवेट कर देंगे पूरी तरीके से अपने हथियार दिखा के कि देखो हमारा पोटेंशियल कितना है भैया, ठीक है। बायोग्राफी, बायोग्राफी का मतलब होता है, मैंने आपको बता दिया, ऑटो हटा दिया, इसमें से ऑटो हटा दिया, तो बायोग्राफी का मतलब द स्टोरी ऑफ अ पर्सनस लाइफ रिटन बाय समबडी एल्स, किसी और के द्वारा लिखा जाता है, ठीक है। आ गया समझ में भाई? हाँ कि ना? उसके बाद है कारवां, हाउस और शेल्टर ऑफ अ जिप्सी, ठीक है, अ ग्रुप ऑफ पीपल। देखो ये इसका मेन मीनिंग नहीं है, इसको आप हटा दो, आप इसको याद रखो। अ ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का एक ग्रुप, स्पेशली ट्रेडर्स, खास करके व्यापारी लोगों का, और पिलग्रिम्स या फिर जो तीर्थ यात्रा करने वाले लोग होते हैं, ट्रैवलिंग टुगेदर अक्रॉस अ डेजर्ट, ठीक है, ऐसे लोग जो ग्रुप में यात्रा कर रहे हैं, ठीक है, खास करके या तो वो व्यापारी है या तो वो क्या है? तीर्थ यात्री। पिलग्रिम्स का मतलब क्या होता है? तीर्थ यात्री, जो एक साथ यात्रा कर रहे हैं, ठीक है, उनको बोला जाता है कारवां। आपने सुना होगा ना, मैं चलता गया कारवां बनता गया, तो कारवां यहाँ से आया, ठीक है। द कारवां ऑफ टूरिस्ट ट्रैवल्ड थ्रू द डेजर्ट, जो भैया कारवां यानी कि जो लोगों का जो ग्रुप था टूरिस्ट का, उन्होंने क्या किया? ट्रैवल किया रेगिस्तान से होते हुए, एक्सप्लोरिंग रिमोट लैंडस्केप एंड कैंपिंग अंडर द स्टार्स ईच नाइट, मतलब जो पिछड़े हुए सबसे इलाके थे वहाँ उन्होंने क्या किया? यात्रा किया, और उन्होंने कैंपिंग करी, मतलब कैंप्स बना के रहे वो स्टार्स के नीचे, मतलब खुले आसमान के नीचे कैंप्स बना के वो रहे, तो कारवां याद रख लोगे। हम चलते गए कारवां बनता गया। कॉनोश्योर का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉनोश्योर? अ मैन हु नोज अ लॉट अबाउट थिंग्स लाइक फूड, म्यूजिक एंड आर्ट। कॉनोश्योर का मतलब होता है कला का पारखी। आप कैसे कह सकते हो? कला का पारखी, मतलब जो कला का पारखी है, मतलब कोई भी आर्ट है, चाहे वो खाने का आर्ट है, चाहे वो म्यूजिक है, चाहे वो फाइन आर्ट्स है, कुछ भी है, उसका उसको बहुत अच्छा नॉलेज है, उसको बोलते हैं कॉनोश्योर। एज ए वाइन कॉनोश्योर, अब देखो वाइन लगा दिया और साथ में कॉनोश्योर, तो क्या बन गया? एक ऐसा व्यक्ति जिसको वाइन के बारे में पूरी नॉलेज है कि वाइन अच्छी है, बुरी है ना, ये हानिकारक है या नहीं है। अगर आप लगा दोगे फूड कॉनोश्योर, तो फूड का पारखी बन जाएगा वो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ पर आप जो म्यूजिक कॉनोश्योर लगा दोगे तो म्यूजिक का पारखी बन जाएगा वो, म्यूजिक का मतलब महारथी बन जाएगा वो, जिसको म्यूजिक की नॉलेज है या म्यूजिक के बारे में जो जानता है। और ऐसे अगर आप आर्ट लगा दोगे तो आर्ट का कॉनोश्योर बन जाएगा। जॉन कुड आइडेंटिफाई द रीजन, विंटेज एंड ग्रेप्स वेराइटी ऑफ वाइन, क्योंकि वो वाइन का कॉनोश्योर है, मतलब वाइन का पारखी है, परख लेता है वो, तो पता लगा लेता है वाइन को देख कर कि ये कहाँ से आया है, इसका ये पुराना है नया है, इसके जो ग्रेप यानी कि जिस अंगूर से बना उसकी वैरायटी क्या है, ठीक है, एक सिप लेगा बस वो और सब बता देगा, क्योंकि वो क्या है? वाइन का कॉनोश्योर है, यानी कि वाइन का क्या है? पारखी है, वाइन का क्या है? पारखी, परख लेता है वो। एफिमिनेट का क्या मतलब होता है? ये भाई साहब दिख रहे हैं आपको, ठीक है।
एफेमिनेट का क्या मतलब होता है? मैन बिहेविंग मोर लाइक अ वुमन देन एज अ मैन, एक आदमी जो आदमियों की तरह बिहेव ना करके स्त्री की तरह बिहेव करे, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एफेमिनेट। क्या बोलते हैं? एफेमिनेट बोलते हैं। डिस्पाइट बीइंग टीज्ड बाय हिज पीयर्स फॉर हिज एफेमिनेट, ठीक है, एफेमिनेट वॉइस। एफेमिनेट वॉइस का मतलब क्या हो गया? मतलब औरताना आवाज, मतलब है एक आदमी लेकिन उसकी जो आवाज है वो कैसी है? औरतों जैसी है, तो उसको हम बोल रहे हैं एफेमिनेट वॉइस। क्या बोल रहे हैं? तो एफेमिनेट वॉइस होने की वजह से उसके जो साथी थे वो उसको टीज यानी कि चिढ़ाया करते थे, एंड मैनरिज्म्स, और उसके जो मैनरिज्म्स थे यानी कि जो तौर तरीके थे वो भी मतलब औरतों के जैसे थे। एलेक्स रिमेंड कॉन्फिडेंट, एलेक्स अपने आप में कॉन्फिडेंट था कि भैया तुम कितना भी बोलो मैं कॉन्फिडेंट हूँ, एंड कंफर्टेबल विद हिज आइडेंटिटी, रिफ्यूजिंग टू कन्फॉर्म टू स्टीरियोटिपिकल जेंडर एक्सपेक्टेशंस। उसने स्वीकार कर लिया था कि तुम स्टीरियोटाइप लोगों जैसा मैं नहीं बनूंगा, मैंने अपने जेंडर को जैसा भी एक्सेप्ट कर लिया, चाहे मेरी वॉइस कैसी भी है, चाहे मैं कैसा भी हूँ। तो एफेमिनेट का मतलब क्या होता है? मैन बिहेविंग मोर लाइक अ वुमन देन एज अ मैन, ठीक है, एफेमिनेट। एलिजी, अ पोएम दैट एक्सप्रेस लेमेंट, लेमेंट का मतलब क्या होता है? शोक। लेमेंट का मतलब क्या होता है? शोक। मतलब एक ऐसी पोएम जिसमें शोक जताया जाए, ठीक है, किसके लिए? फॉर द डेड, मतलब कोई व्यक्ति जो मर चुका है, कोई व्यक्ति जो मर चुका है, तो उस व्यक्ति के लिए एक पोएम लिखी गई और उस पोएम में क्या किया गया? शोक जताया गया। क्या जताया गया? शोक जताया गया, ठीक है। तो उस पोएम को हम क्या बोलेंगे? एलिजी। क्या बोलेंगे? एलिजी। और मैंने आपको बताया था ऑबिचुरी क्या होता है, लास्ट क्लास में मैंने आपसे पूछा था ऑबिचुरी, आपने बताया भी था, कुछ लोगों ने कमेंट में, कुछ लोगों ने नहीं बताया था। द पोएट रोट एन एलिजी टू ऑनर द मेमोरी ऑफ हिज लेट ग्रैंड मदर। पोएट ने एक एलिजी लिखा, मतलब एक ऐसा पोएम लिखा, ठीक है, जो शोक दर्शाता है, जिसमें शोक की बातें की गई, दुख की बातें की गई, अपनी ग्रैंड मदर के लिए उसने लिखा। कैप्चरिंग द डीप सेंस ऑफ लॉस एंड लॉन्गिंग ही फेल्ट फॉर हर प्रेजेंस, मतलब उसने अपनी इच्छा बताई कि मतलब मुझे दादी की मौजूदगी चाहिए, मैं दादी की मौजूदगी महसूस करता हूँ, ठीक है, समझ में आ रहा है? सेंस ऑफ लॉस बताया, तो मतलब दुख प्रकट करना होता है पोएम की मदद से। ऑल क्लियर? तो मेरे भाई आज की क्लास में इतना रखते हैं, ठीक है, वन वर्ड्स को, और जल्दी जल्दी आपको सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी। जैसे कि आपको पता है जो 101 मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ग्रामर के, ठीक है, उसकी ऑलरेडी 7 क्लासेस मैं आपको करवा चुका हूँ। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, CHSL 2024 के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें आपको 7 क्लासेस मिल जाएंगी, तो वो ज़रूर देख के जाना। अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो कोई सा भी, ठीक है, तो आप उसको ज़रूर देख के जाना, वहाँ से आपका पूरा ग्रामर जो है वो रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट पार्ट आपको कल मिल जाएगा आई होप, और कल मतलब अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ रात को 25 तारीख को, तो 26 तारीख को आपको नेक्स्ट क्लास जो है मिल जाएगा। और जाते जाते यही कहूँगा कि आप क्या करो, वीडियो के नीचे कमेंट करके जाना कि आपको क्लास कैसी लगी, और इसके अलावा वीडियो को लाइक करके जाना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, क्लास अच्छी लगी है, तो भाई शेयर कर दिया करो, मेरा मनोबल जो है वो बना रहता है, ठीक है। आपसे मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को गुड नाइट और जय हिंद।